बैक टू द चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आयर की सीरीज़, जिसमें हम बुक कवर करने वाले हैं। कौन सी बुक? ग्लोबल पॉलिटिक्स, एंड्रू हेविट की। एंड मैं आपको बहुत सारे जो थिंकर्स हैं वो ट्रिक से याद कराऊंगी। जैसे कि हमने पिछली बुक्स कवर की थी, टेबल फिगर्स वगैरह पढ़े थे, वैसे ही इस बुक के भी पढ़ेंगे। बट इस बुक में ये है कि बहुत सारे ऐसे यूनिक थिंकर्स हैं जो आपको किसी नोट्स वगैरह में नहीं मिलेंगे, सिर्फ इसी बुक में मेंशन्ड है वो थिंकर्स। तो उसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। सबसे अच्छी बात तो ट्रिक से याद रहेगा तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए रिकॉल करना एग्ज़ाम टाइम पे। ठीक है। प्लस इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जो मैंने टेबल्स में थे, वो बॉक्सेस में थे, जो बुक के अंदर बॉक्सेस होते हैं, बट वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे। और कुछ रियलिज्म न्यू रियलिज्म अप्रोचेस जो होते हैं वो तो आप हर जगह से पढ़ ही लेते हो, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। तो मैंने सोचा कि इस बुक से हम सिर्फ थिंकर्स कवर करेंगे, जो कॉमन थिंकर्स होते हैं, हर कोई पढ़ता है वो भी, जैसे जोसेफ नायके, हॉर्न, जॉन मेयर शाइमर। बट कुछ यूनिक थिंकर्स भी पढ़ेंगे, जैसे कि मैकग्रेर हो गया, और क्या नाम चॉम्स्की हो गए, कार्ल कैबलिन हो गए, कैब्राल हो गए। तो ये सारे थिंकर्स हैं जो पेपर में यूनिक यूनिक थिंकर्स आ जाते हैं, बट किसी बुक में नहीं, मतलब किसी नोट्स में नहीं मिलते। ठीक है। सो वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। और मैं अब अभी कैमरा बंद कर देती हूँ, नहीं तो फिर आपको डिस्ट्रैक्शन होगा ना पढ़ाई से। तो इससे अच्छा हम पीडीएफ पे फोकस करेंगे। वैसे हम जस्ट किडिंग, कैमरा इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि ये लाइट बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे ना, रिंग लाइट ऑन करो, ये करो वो करो, तो मतलब फेस पे फोकस लाने के लिए। तो मेरी आँखें ख़राब हो जाएंगी, चश्मा लग जाएगा अगर मैं पूरा टाइम 2 घंटे के लेक्चर में लाइट ऑन करके रखूँ, है ना। सो इसलिए कैमरा ऑफ करते हैं एंड बात करते हैं सीधा पीडीएफ की। सो लेट्स बिगिन। सो करते हैं आज का शुभारंभ। ये है थर्ड एडिशन, 2023 का ये एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड्रू हेविट का। और इसमें हमारे पास कवर करने हैं हमें 67 पेजेस। जी हाँ, वैसे तो बहुत बड़ा पीडीएफ है ये, आई गेस 400 प्लस पेजेस का ये बुक है। बट इसमें मैंने जो जो इम्पोर्टेंट था, कुछ बॉक्सेस इंपॉर्टेंट लगे, कुछ फिगर्स इंपॉर्टेंट लगी, और स्पेशली थिंकर्स तो मैंने सारे ही इंक्लूड करे हैं, चाहे यूनिक वाले हों, चाहे मतलब कॉमन थिंकर्स हो जो हर कोई पढ़ता है वो भी। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ कुछ नई नई बातें थी तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और बहुत सारे बॉक्सेस फिगर्स मैंने इंक्लूड की, बॉक्सेस और फिगर्स मैंने मुश्किल से 4-5 इंक्लूड की होंगी, और थिंकर्स वाले बॉक्सेस सारे इंक्लूड करे हैं। ठीक है, तो आपको इसका मैं जो पीडीएफ है वो भी दे दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वो ज्वाइन कर लेना। ये हाईलाइटेड वाला आपको 67 पेजेस का भी मिल जाएगा, प्लस जो ओरिजिनल बुक का पीडीएफ है 400 पेज वाला वो भी मिल जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहला पेज इंक्लूड कर दिया, ये जैसे ये वाला है ना, जेंडर कौन से पेज नंबर पे आपको मिलेगा, 523 पेज नंबर पे, जेनोसाइड के बारे में 424 पेज नंबर पे। तो मुझे नहीं लगा कि यार इससे मैं मतलब यूजीसी नेट स्पेशली जेआरएफ के लिए ये काम आएगा। ठीक है, कि मैं ये सब समझाती बैठूँ, आइडलिज्म ये सब, या आप अप्रोचेस तो खुद भी पढ़ लेते हो, मल्टीलैटरलिज्म मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है ये आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब मेन आती है थिंकर्स की बात, वो कवर करेंगे, और अप्रोचेस वगैरह अगर मुझे कराना होगा तो मैं अलग से किसी दिन करा दूंगी। ठीक है, लेकिन अभी ये 67 पेजेस हम कंप्लीट करेंगे 3 दिन में। 3 दिन यानी कि 3 एपिसोड बनेंगे इसके, 22-22 पेज करके मैं ख़त्म करा दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फीचर्ड फिगर्स हैं ये वाले, जैसे EH कार्ड से लेकर कॉन्फ्यूशियस, माइकल फुको, मार्कस ग्रेवी, जैसे कैमिस स्टॉकले, रॉबर्ट की हॉर्न, जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, ये सारे थिंकर्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक पूरे वॉर के जो की थ्योरिस्ट है वो भी। तो मेन मुझे लगा कि मेन कंटेंट जो हमें यहाँ से ही मिलेगा, और बीच में कुछ लाइन अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने डाल दी है। तो फर्स्ट थिंकर है हमारे EH कार। EH कार के बारे में आपको पता है कि इन्होंने पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो है एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आखिरी में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे इन्होंने इसको अटेंड किया था। नॉट सो इम्पॉर्टेंट इवेंट, पर उनका अगर हम EH कार का कॉन्टेक्स्ट समझ ले कि हाँ ठीक है वो किस तरीके के आइडियोलॉजी के थिंकर हैं, तो आपको यहाँ से उसकी शुरुआत देखने को मिलेगी। अभी 20 ईयर क्राइसिस जो है हर कोई पढ़ता है, EH कार के 20 ईयर क्राइसिस। और आप सभी को पता है ये कौन सी थिंकर है, रियलिस्ट। एक होते हैं आइडियलिस्ट, एक होते हैं रियलिस्ट। ठीक है, तो रियलिस्ट है ये, एंड इन्होंने क्रिटिसाइज किया था यूथोपियनिज्म यानी कि आइडियलिज्म को। आइडियलिज्म ये कहता है कि ऐसा होना चाहिए, यूथोपियन मतलब कि जो मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हो बेसिकली, तो वो यूथोपिया होता है। ठीक है, तो वो क्रिटिसाइज करते थे यूथोपियनिज्म को, आइडियलिज्म को, और डिप्लोमेटिक अफेयर्स को। और वो बोलते थे स्पेशली अ रिलायंस और इंटरनेशनल बॉडी सच एज लीग ऑफ नेशन। तो तुम ये जो सोच रहे थे कि हम लीग ऑफ नेशंस बना लेंगे, उसके लीग ऑफ नेशंस
जो है उसके बाद कभी भी वॉर नहीं होगा। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं था, ठीक है। उन्होंने 1919 से लेकर 1939 के 20 ईयर क्राइसिस, जिसको हम इंटर वॉर पीरियड भी बोलते हैं, उसके बारे में लिखा था। इसके बारे में इंटर वॉर पीरियड के बारे में 1919 से 1939 तक का, मतलब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ 1918 में, राइट। फिर 1919 से लेकर और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। तो इसके बीच का जो पीरियड था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने का बीच का पीरियड, उसको उन्होंने 20 ईयर क्राइसिस बोला। और उन्होंने बोला कि लीग ऑफ नेशन बनाने का क्या ही फायदा हुआ, तुमने लीग ऑफ नेशन बना दी लेकिन फिर भी वर्ल्ड वॉर 2 तो हुआ ही, राइट। तो वैसा। और ये रियलिस्ट थ्योरी से इन्होंने मैनेज रेदर देन इग्नोर कन्फ्लिक्ट बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो उन्होंने बताया कि हम कैसे जो हैव्स है, हैव्स यानी कि जिनके पास सब कुछ है, रिच एलीट क्लास कैपिटलिस्ट, हैव्स नॉट यानी कि जो जिनके पास जो गरीब है, मतलब प्लॉरिड हो गए बेसिकली, है ना। सो वो तो उन जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं बेसिकली, हैव्स नॉट मतलब ऑपरेसर्स, नहीं सॉरी, हैव्स मतलब ऑपरेसर्स, और ये जो ऑपरेस्ड हो रहे हैं, ऑपरेस्ड, ठीक है, एक्सप्लॉइट जिनको किया जा रहा है। तो उनके बीच में हम कैसे कन्फ्लिक्ट जो है उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं वो उन्होंने बताया। बल्कि जो आइडियलिस्ट थे, आइडियलिस्ट में ये था कि आइडियलिस्ट जो थे उन्होंने इग्नोर किया था इस चीज़ को कि कन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज किया जाए, वो चीज़ उन्होंने इग्नोर की थी। लेकिन रियलिस्ट ने ये चीज़ इग्नोर नहीं की, मतलब किसने, EH कार ने। इनकी जो 2 बुक्स और है, जैसे 20 ईयर क्राइसिस तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन नेशनलिज्म एंड आफ्टर 1945 की अ हिस्ट्री ऑफ सोवियत रशिया और क्वासी मार्क्सिस्ट, ये वॉल्यूम थी, क्वासी मार्क्सिस्ट 14th वॉल्यूम थी इनकी, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ सोवियत रशिया एंड नेशनलिज्म एंड आफ्टर, ये 2 बुक्स उन्होंने लिखी थी 20 ईयर क्राइसिस के अलावा। तो ये आपको याद रखनी है। 20 ईयर क्राइसिस याद हो गया। फिर 20 ईयर क्राइसिस के बाद याद रखो कि अच्छा 20 ईयर क्राइसिस हो गया, उसके बाद क्या हुआ होगा, मतलब आफ्टर, ठीक है। तो आफ्टर क्या हुआ, मतलब 20 ईयर क्राइसिस के बाद क्या हुआ, तो नेशनलिज्म एंड आफ्टर उनकी दूसरी बुक, एंड हिस्ट्री ऑफ सोवियत रशिया। अब ये हैव्स और हैव्स नॉट की बात कर रहे हैं, मतलब मार्क्सिस्ट थिंकर, राइट। तो ये कौन मार्क्सिस्ट थे और उनकी बुक का नाम था, जो 14th वॉल्यूम मैंने लिखी थी, वो थी हिस्ट्री ऑफ सोवियत रशिया। तो ये भी आपको याद रखनी है। इसके लिए कोई ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं मिली। हाँ, ये ऑटार्की एक कीवर्ड है जो आपके बहुत पहले लाइक 2012 या 13 में आई गेस ये कीवर्ड आया था, और इसका मतलब होता है इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी। एंड इसमें हम क्या करते हैं, हमें दूसरे स्टेट की तरफ इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी कम करनी होती है बेसिकली। तो आप इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट जब हो जाते हो कि आपको किसी दूसरे देश पे या दूसरी कंट्री पे अपने इकोनॉमिक पर्पस के लिए डिपेंडेंट ना होना पड़े, आप खुद में ही इतने सक्षम हो जाओ, तो उसे बोलते हैं ऑटार्की, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड आ जाते हैं। सोशल डार्विनिज्म आपको मतलब सबको पता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला जो चीज़ है, जो डार्विन ने दिया भी था। और उसका इसमें IR के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है सोशल डार्विनिज्म का, कि जो IR में सिर्फ वही बंदा सर्वाइव कर पाएगा जो जो अपना मतलब सोशल एग्जिस्टेंस चाहता है, जिससे कम्पीट करना जानता है, जिनको स्ट्रगल करना आता है, वही कम्पीट कर मतलब वही एग्जिस्ट कर सकता है, वही सर्वाइव कर सकता है इस इंटरनेशनल रिलेशन में जहाँ पे एनार्की है, ठीक है, अराजकता है, मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं है। तो वहाँ पे आपको सर्वाइव करना है, तो आपको कॉम्पिटिशन आना चाहिए, स्ट्रगल करना आना चाहिए, मतलब वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज इम्प्लाइंग दैट इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट एंड प्रोबेबली वॉर आर इनएविटेबल। तो सोशल डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है कि वार को इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है, इनएविटेबल है, मतलब वार तो होना ही होना है, कन्फ्लिक्ट तो होना ही होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं ओपियम वॉर्स। अगर कभी आज ओपियम वॉर्स किसके बीच में हुए थे, तो एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। ब्रिटेन एंड इट्स ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ये पूरा एक ही है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की, उसके बीच में एक तरफ था ब्रिटेन, एक तरफ था फ्रांस, एक तरफ था चाइना, BFC। तो BF मतलब बॉयफ्रेंड होता है, और चाइना, चाइना आपका बॉयफ्रेंड है, ठीक है, BFC। इनके बीच में ओपियम वॉर्स हुए थे। और ये किससे रिलेटेड थे, जो ओपियम, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल दे रखा है कि जैसे एक्सपोर्ट्स किए जाते थे इंक्लूडिंग ओपियम ग्रोन बाय ब्रिटेन इन इंडिया। तो इंडिया में भी ओपियम उगाया जाता था बाय ब्रिटिशर, जब उन्होंने हमको अपनी कॉलोनी बना लिया था, तो वैसा, ठीक है। तो ओपियम इज लाइक अ काइंड ऑफ अ ड्रग बेसिकली। किंग डायनेस्टी जो है, किंग डायनेस्टी जो लास्ट डायनेस्टी थी चाइना की, इंपीरियल डायनेस्टी थी, वो थी किंग डायनेस्टी। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ऐसे लिखा होता है। बात करते हैं नेक्स्ट थिंकर हमारा कॉन्फ्यूशियस। कॉन्फ्यूशियस जो है वो जब टॉइज्म और बुद्धिज्म जैसे कॉन्सेप्ट इमर्ज हो रहे थे, रिलीजियस आइडियाज इमर्ज हो रहे थे, रिलीजन है दोनों, टॉइज्म चाइना का रिलीजन है और बुद्धिज्म आपको पता है इंडिया में और बाकी जगहों पे प्रैक्टिस किया जाता है। सो यहाँ पे उसी टाइम पीरियड में कॉन्फ्यूशियनिज्म भी आया, ठीक है। जब टॉइज्म बुद्धिज्म जैसे आइडियाज आ रहे थे, तो कॉन्फ्यूशियनिज्म
की शुरुआत उसी टाइम पे होती है। कन्फ्यूशियस आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में हम ये पढ़ते हैं, और ये क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं सोशल ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन की, कि हर पर्सन की, हर इंडिविजुअल की दूसरे सिटीजन्स के प्रति कुछ ड्यूटीज होती हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस होती है, और अपनी सोसाइटी के प्रति कुछ ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज होती है, जिसको स्पेशली फिलहाल पिटी बोलते हैं। फिलहाल पिटी का मतलब है, अब ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि फिलहाल पिटी किसका कॉन्सेप्ट है, जो दिया था तो कॉन्फ्यूशियस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इसका मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू ऑनर वंस पेरेंट्स एंड एंसेस्टर थ्रू गुड कंडक्ट। मतलब आपको एक अच्छे बच्चे की तरह रहना है, अपने पेरेंट्स की बात माननी है, अपने एंसेस्टर्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हो गया फिलहाल पिटी। एंड कन्फ्यूशियस की जो वैल्यूज थी वो थी एक्टिंग करेक्टली एंड विद इंटीग्रिटी इन ऑल वंस डीलिंग। तो आपको अच्छे से अच्छे, मतलब बोलो ना, आपको कन्फ्यूशियस क्या है, अच्छे बच्चे बनने की बात कर रहे हैं, कि आपको हमेशा जब भी कोई आप एक्शन लोगे तो वो एक्शन आपका करेक्ट हो। सो अब बात करते हैं कन्फ्यूशियस की 5 क्लासिक्स की, ठीक है। तो 5 क्लासिक्स उन्होंने लिखी थी, एंड उनका मेजर वर्क जो था पोइट्री, फिलोसफी और हिस्ट्री में था। देन अगर बात की जाए उनके कि उनको किस चीज़ के लिए वो फेमस है, कौन सी बुक के लिए, कौन से कंसेप्ट के लिए, तो एक एनालिटिक्स याद रखना, इनका ये PYQ आ रखा है कि कॉन्फ्यूशियस की फेमस बुक जो है वो है द एनालिटिक्स, ठीक है। एंड उन्होंने ये पब्लिश की थी ड्यूरिंग द हैन डायनेस्टी। बात करते हैं माइकल फूको की। माइकल फूको फ्रेंच फिलोसफर थे और ये मेंबर थे फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी के। ये थे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, ठीक है। तो इसको हम माइकल फूको को पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी बोलते हैं। उसके अलावा इनकी जो बुक्स और पॉपुलर पब्लिक लेक्चर्स देखे तो इनके ऊपर मैंने पूरा का पूरा एक शॉर्ट्स बनाया था, जिसमें मैंने आपको ट्रिक से याद कराई थी इनके माइकल फूको की सारी बुक, वो भी क्रोनोलॉजी में, ठीक है। जो माइकल फूको था, जैसे मैंने बताया था कि फूको जो है मैड है, वो पागल फूको हैं, एंड ऐसे करके वो फिर वो अपने इतने पागल है कि वो अपने बच्चे को पनिशमेंट देते हैं, उसकी सेक्सुअलिटी को जज करते हैं, ठीक है। उनको नॉलेज तो है नहीं, मैडनेस है। सो वैसे करके मैंने आपको काफ़ी चीज़ें याद कराई थी, तो ये सारे उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, याद रखना। फिर हिस्ट्रीज ऑफ मैडनेस ऑफ मेडिसिन में, मतलब लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उसी शॉर्ट का लिंक डाल दूंगी ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। देन उसके बाद ये बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ अबाउट सच सब्जेक्ट्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये बेसिकली पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में बिलीव करते हैं एंड बोलते हैं कि जो ट्रुथ है वो यूनिवर्सल नहीं होता, ठीक है, वो वैरी करता है कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट। मतलब जो आज इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ये ट्रुथ है, आपको लगता है ये सच्चाई है। जैसे कि आपने मान लिया कि पिजन जो है, आपने ब्लैक पिजन देखा है, ठीक है, और आपने मान लिया यही है, पर आप जब दूसरी कंट्री में गए वहाँ पे आपने वाइट पिजन्स भी देखे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता चला कि अच्छा जो मैं सच सोच रहा था वो तो सच है ही नहीं, क्योंकि वो दूसरी कॉन्टेक्स्ट में वो सच बदल गया, राइट। तो वो ये इसलिए उन्होंने बोला था, बेसिक सी बात है कि यूनिवर्सल ट्रूथ कुछ नहीं होता, सब्जेक्टिव ट्रूथ होता है। सब्जेक्टिव ट्रूथ यानी कि जो वैरी करता है वो कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट, प्लेस टू प्लेस। देन इनका जो आइडिया है डिस्कोर्सेज का, वो भी काफ़ी फेमस है, जिसमें वो बोलते हैं डिस्कोर्सेज क्या है, डिस्कोर्सेज है स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द वर्ल्ड एंड इंटरेक्टिंग इन इट। अच्छा, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट को हम पोस्ट मॉडर्निस्ट भी बोलते हैं बेसिकली, जो जैक्वस डेरिडा वगैरह है, माइकल फूको, ये सारे पोस्ट मॉडर्निस्ट है, ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखना। प्लस एक और है शायद रॉबर्ट पटनम, नहीं, एक और थिंकर है, आर से मुझे याद नहीं आ रहा, जो मैंने, हाँ, रिचर्ड रॉड्री, हाँ, रिचर्ड रॉड्री भी पोस्ट मॉडर्निस्ट है, वैसे कुछ थिंकर्स हैं। तो इन्होंने अपने डिस्कोर्सेस के आइडिया में बोला है स्ट्रक्चर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द वर्ल्ड एंड इंटरेक्टिंग इन इट। तो वर्ल्ड को एक, मतलब जब हम वर्ल्ड को देखते हैं या वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब जिस वर्ल्ड में हम जिस जगह पे रह रहे हैं उसके बेस को रिप्रेजेंट करना स्ट्रक्चर्ड तरीके से, वो उनके लिए क्या था, वो उनके लिए था डिस्कोर्सेस। नॉलेज इज पावर का कॉन्सेप्ट भी किसका है, माइकल फूको का, नॉलेज इज पावर। या अगर आपको पूछा जाए प्रोडक्टिव पावर का कॉन्सेप्ट, तो प्रोडक्टिव पावर का कॉन्सेप्ट भी किसका है, माइकल फूको का, प्रोडक्टिव पावर। जिसमें प्रोडक्टिव पावर क्या होती है, प्रोडक्टिव पावर में उसने बोला कि प्रोडक्टिव पावर वही होती है जो नॉलेज है, जो हमारी नॉलेज है वही हमारी पावर है, जो हमें एक्सपीरियंसेस से गेन करते हैं, ठीक है। दिस सजेस्ट पावर रिलेशंस आर लार्जली बी डिस्क्लोज बाय एग्जामिनिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ नॉलेज। तो हम पावर रिलेशंस को कैसे नॉलेज के थ्रू समझ सकते हैं, जो हमने सीखा, जो हमने एक्सपीरियंस किया, जो हमको एक्सपीरियंस करके जो नॉलेज मिली, उससे हम पावर रिलेशंस को समझ सकते हैं और उसके थ्रू हम पावर्स को एक्वायर कर सकते हैं। अब कभी ये कोट आ जाए, माइकल फूको का कोट है ये, ट्रुथ इज प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड अंडर द कंट्रोल, डोमिनेटेड इफ नॉट एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो कोई ना कोई एक ट्रुथ होता है, ऐसा मतलब सच्चाई होती है या कुछ ऐसा एक फैक्ट होता है जो कि डोमिनेट करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो फैक्ट एक्सक्लूसिव हो। एक्सक्लूसिव यानी कि तो वो सिर्फ उसी
जगह तक सीमित है तो वो डोमिनेंट भी हो सकता है। ठीक है, ट्रूथ को हमेशा प्रोड्यूस किया जाता है, ट्रूथ जो है नेचुरल नहीं होता कि भाई पहले से ये ट्रूथ एग्जिस्ट करता था और हमने देख लिया, नहीं, ट्रूथ को प्रोड्यूस किया जाता है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। आपने कुछ सीखा तो फिर आप बोलोगे अच्छा यही सच है, मैंने तो पिजन ब्लैक देखा था तो पिजन ब्लैक ही होता है, तो आपने क्या किया, वो ट्रूथ को प्रोड्यूस किया, वो पहले से नहीं था। ठीक है, ऑफ अ ग्रेट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अपार्चर्स, ये पूरा का पूरा जो कोट है ये पहले एक पीवाईक्यू में या फिर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस के मैंने कहीं देखा था, तो आपको पता होना चाहिए ये कोट माइकल फूको का है, जिसमें वो बोलते हैं कि ट्रुथ को प्रोड्यूस किया जाता है। बस अगर आपको इतना याद रह गया कि जो ट्रुथ का कॉन्सेप्ट है वो माइकल फूको का है और ट्रुथ उन्होंने बोला है कि ट्रुथ को प्रोड्यूस करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ कुछ नहीं होता। ठीक है, सो ये सब माइकल फूको का है, तो आपको ये कोट पढ़ते ही पहली लाइन देख के, पहला वर्ड देख के आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा माइकल फूको का है, एंड उस पर टिक कर देना। ऑर्डर ऑफ थिंग्स आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये भी इनकी बुक है कि वो मैड था माइकल फूको, मैंने इनकी मैडनेस ऑफ सिविलाइजेशन भी बुक है ना, तो ये सारे मैंने इसको याद कराया हुआ है आपको। पनिशमेंट वाली भी उनकी बुक का नाम है, सेक्सुअलिटी भी इनकी बुक का ही नाम है। सो यहाँ पे और इवन मेडिसिन करके भी एक इनकी बुक है, तो मैंने आपको पूरा याद करा रखा है, वो देख लेना एक बारी। और आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज भी मैंने आपको आर्कियोलॉजीज का मतलब क्या होता है वो भी बता दिया था उसी में। मार्कस गैरवी जो है ये आपको दिख रहे होंगे मोटू से, ठीक है। सो मार्कस गैरवी जो है जमैकियन पॉलिटिकल एक्टर्स थे, एंड इनकी शक्ल याद रख लो भाई मार्कस गैरवी की, कि ग्रेवी बहुत खाते थे, इनको मीट की ग्रेवी बहुत पसंद थी, इसलिए मोटे हो गए थे। तो ये ब्लैक नेशनलिज्म के फेमस थिंकर है। ब्लैक नेशनलिज्म के बहुत सारे थिंकर्स के ऊपर इस बार जून वाले अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन आए थे उससे, और दिसंबर वाले में भी, कि कौन कौन से ब्लैक नेशनलिस्ट हैं। तो ब्लैक नेशनलिज्म के फेमस थिंकर है, और पैन अफ्रीकनिज्म को इन्होंने क्या किया था, इंकरेज किया था कि पूरे मतलब पैन अफ्रीकनिज्म का आइडिया, मतलब कि ऑल ओवर द इंडिया हमें अफ्रीकनिज्म के आइडिया को, ब्लैक नेशनलिज्म के आइडिया को फैलाना है। देन यूनिवर्सल निग्रो इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन को उन्होंने फाउंड किया था। ठीक है, फाउंडर हैं ये किसके, यूनिवर्सल नेग्रो इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन, निग्रो बोल लो या नेग्रो बोल लो कोई भी, ठीक है। तो ये इसके फाउंडर हैं। ब्लैक लिबरेशन मूवमेंट इन्होंने लड़ा था वेस्ट में, तो वेस्ट में जो ब्लैक लिबरेशन मूवमेंट था उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं। रेशियल सेपरेटिज्म की ये बात करते हैं कि भाई रेसिस के बेसिस पे, जैसे हम ब्लैक हैं तो हमको अलग एक अपना देश दे दो, अपना अलग एरिया दे दो, हमारे पास अलग ऑटोनॉमी होनी चाहिए, तो रेशियल सेपरेटिज्म को ये इंकरेज करते थे। और ये रेशियल मिक्सिंग या मिसजिनेशन के अगेंस्ट थे, मिसजिनेशन या रेशियल मिक्सिंग की वाइट और ब्लैक एक साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, तो हमें रेसिस को मिक्स नहीं करना है, हमको अलग सेपरेटिस्ट टेंडेंसी थी इसमें। ठीक है, फिर के अभी आईपीएल चल रहा है तो के आर मत समझ लेना इसको, के जो है इसको वो इसके आइडियाज को काफी सपोर्ट करते थे। अभी के क्या है, ये ग्रुप था कू क्लुक्स क्लैन, कू क्लुक्स क्लैन का ये ग्रुप था, और ये वाइट वालों का ग्रुप था। ठीक है, तो जो वाइट जो थे ना, वाइट लोग, वो अपनी सुप्रीमेसी मत को दिखाने के लिए कि देखो हम कितने सुप्रीम है, उन्होंने ये ग्रुप बनाया था। अब एक बात बताओ, जो बंदा ब्लैक नेशनलिज्म के फेवर कर रहा है, ब्लैक्स के फेवर में है, तो फिर वो व्हाइट वाले ग्रुप को क्यों फेवर कर रहा है? वो फेवर नहीं कर रहा, वो मतलब कहते थे कि जो के का जो आइडिया है ना, आइडिया इन द सेंस जो उनकी टैक्टिक्स है, जिस तरीके से वो सोचते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो वायलेंट था। के वाला जो ग्रुप था, वाइट वाला ग्रुप, वो बहुत वायलेंट था, और वो अपने जो अपनी आइडियोलॉजी को लेकर अपने बहुत सुप्रीम दिखाते थे अपने आप को। तो वो कहते थे कि जैसे के है ना, हमें भी वैसे ही बनना है, किसको, यूएनआईए को भी। ठीक है, एग्रीइंग दैट अमेरिका शुड बी लेफ्ट टू द वाइट्स, तो के ने ये डिमांड रखी थी कि जो अमेरिका है ना वो वाइट्स के लिए छोड़ दो, और ब्लैक ब्लैक अमेरिकन जो है उनके लिए अलग से सेपरेट होम बना दो, सेपरेट मतलब उनको एक सेपरेट स्टेट दे दो। तो इस बात से वो एग्री करते थे कि हाँ भाई के सही कह रहा है, क्योंकि वो खुद भी रेशियल सेपरेटिज्म चाहते थे। एंड वाइल ब्लैक अमेरिकन शुड मेक अ न्यू सेपरेट होम फॉर देमसेल्व्स इन अफ्रीका, अफ्रीका में उनका खुद का घर दे दो भाई, खुद का जमीन, खुद की जायदाद, खुद का स्टेट हो। ठीक है, और मेरे को भी यही चाहिए जो के डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, और ये इसलिए मार्कस ग्रेवी जो है बाद में, चाहे वो वाइटिस्ट ग्रुप था, उसके साथ वो कोलैबोरेट कर लेते हैं इस मुद्दे पे। ठीक है, क्योंकि उनको जो चाहिए था वो सामने वाला अपोजिशन का ग्रुप भी वही फेवर डिमांड कर रहा था। फिर गार्वे जो है, या वो रेशियल सेपरेटिज्म में बात करते हैं, एंड उनको जो इन्फ्लुएंस करने वाले थिंकर्स हैं, इन्फ्लुएंस तो नहीं बोलेंगे, एट ऑड्स बोलेंगे, तो वो है W.E. ड्यू बॉयस। ठीक है, सो ये इसके जो उस टाइम के जो कंटेम्प्रेरी थे वो थे W.E. ड्यू बॉयस। ठीक है, तो उससे ये ऑड्स में है, मतलब कि बाकी जो ब्लैक नेशनलिस्ट थे ना, उनमें इतनी सेपरेटिस्ट टेंडेंसी नहीं थी, उनको तो बस ये था कि उनको मतलब इंफीरियर ट्रीट ना किया जाए।
ठीक है, उनको भी रिस्पेक्ट मिले, उनको भी सेम राइट्स मिले, ये था। जैसे वेब डू बॉयज भी थे, लेकिन ये बाकी ब्लैक नेशनलिस्ट थिंकर की तरह नहीं थे, ये तो भाई सेपरेटिस्ट टेंडेंसी भी मानते थे, रेशियल मिक्सिंग इनको पसंद ही नहीं था वैसा। तो दो ही रोट नो बुक्स, तो मार्कस गार्वेय की कोई बुक नहीं है, सबसे अच्छी बात। प्लस इनकी, लेकिन जो इनके आइडियाज थे, इनकी जो स्पीचेस थी, उनको एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में इंटीग्रेट किया गया। उस वॉल्यूम का नाम क्या है? मैसेज टू द पीपल, द कोर्स ऑफ अफ्रीकन फिलोसफी। ये एडिट की थी टॉनी मार्टिन ने। तो ये इनकी बुक है। नॉट इन्होंने कोई बुक नहीं लिखी, बट इनके मतलब इनके वर्क्स, इनके आइडियाज इस वॉल्यूम में मेंशन है। तो कभी ये वॉल्यूम का नाम आ जाए, पूछ ले ये किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए, मैसेज टू द पीपल। तो ये जो हमारे ग्रेवी साहब हैं, वो मैसेज दे रहे हैं लोगों को अफ्रीकन फिलोसफी के बारे में, ठीक है। और डब्ल्यू ये जो थिंकर हैं डू बॉयज, ये PYQ में आ रखे हैं। इन्होंने टैलेंटेड टेंथ टर्म कॉइन किया था। कौन सा टर्म? टैलेंटेड टेंथ, TT, ठीक है। एंड ब्लैक नेशनलिस्ट थे ये भी US में 20th सेंचुरी में। इन्होंने नाइजीरिया मूवमेंट शुरू किया था डू बॉयज ने, और इन्होंने क्या किया था? पैन अफ्रीका कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी इन पेरिस। ये इनके कुछ की आइडियाज है, और इनकी कुछ फेमस बुक है, वो आपको खुद सर्च करनी है गूगल पे कि डब्ल्यू डी बॉयस ने कौन सा टर्म कॉइन किया था, वो तो मैंने बता दिया। प्लस लेकिन इनकी फेमस बुक एक याद रख लेना, जो पेपर में आई थी, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा क्या बुक था। टोटल वॉर क्या होता है? टोटल वॉर मतलब हर जगह से, अब जब आप इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल सारे एस्पेक्ट्स को मतलब उस पर हमला कर देते हो, तो वो टोटल वॉर होता है, ठीक है। जिसमें हर किसी चीज़ को अफेक्ट हो रहा हो, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, आपने मास डिस्ट्रक्शन कर दिया। पॉजिटिविज्म जो है वो नेचुरल साइंसेस की थ्योरी पे है, और पोस्ट पॉजिटिविज्म एकदम इसका उल्टा, ठीक है। तो पॉजिटिविज्म में जैसे नेचुरल साइंस, फैक्ट्स, इंपेरिकलिज्म, ये सारा पॉजिटिविज्म का पार्ट होता है। और नॉर्मेटिविज्म, ठीक है, वैल्यूज की बात करना, ये सारा पोस्ट पॉजिटिविज्म का पार्ट होता है। बस इतना सा है। देन थॉमस हॉब्स का आपको सबका पता है, लेवियाथन उनका फेमस वर्क है। और ये बहुत कम लोगों को पता है कि उनका इन्फ्लुएंसर कौन थे, मतलब जिनसे वो इन्फ्लुएंस हुए, वो थे रेने डिस्कार्टस। रेने डिस्कार्टस के आइडिया से वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि रेने डिस्कार्टस का आइडिया भी ये था कि ह्यूमन बींग्स जो है वो बहुत वियर्ड होते हैं, ठीक है। फंडामेंटली सॉरी वियर्ड नहीं होते, फंडामेंटली वायर्ड होते हैं, कि मतलब उनमें एक ऐसा होता है कि एक केमिकल लोचा होता है कि ह्यूमन बींग्स को, हर कोई हो, चाहे मैं क्यों ना हो, कि हम पेन अवॉइड करें और प्लेजर लें, ठीक है। जो जिस चीज़ में हमें प्लेजर मिल रहा है हम वो करें, और जिसमें मुझे पेन मिल रहा है वो मैं नहीं करूँ। जैसे मेरे को पढ़ाई करने में बहुत पेन होता है भाई, मुझे नहीं करनी पढ़ाई, पेनफुल है बहुत, तो मुझे, मैं अवॉइड नहीं कर सकती, पर मेरे को करनी पड़ रही है, क्या करें, है ना। तो वैसे ही, लेकिन ह्यूमन बींग्स जो हैं, रेने डिस्कार्टस बोलते थे, वो पेन अवॉइड करते हैं और प्लेजर के लिए ही वो काम करते हैं। और इसी आइडिया से, वो रेने डिस्कार्टस के इसी आइडिया से इन्फ्लुएंस होकर हॉब्स ने अपना लिवियाथन भी लिखा, जिसमें उन्होंने बोला कि जो स्टेट ऑफ नेचर है, उसमें जो जितने भी ह्यूमन बींग्स है ना, उन सबको पावर चाहिए, बस पावर के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। पावर आफ्टर पावर, वो सेल्फिश है, नेस्टी है, ब्रूटिश है, शॉर्ट है, ठीक है। शॉर्ट यानी कि जो, क्या बोलते हैं, जो कम समय के लिए लोग जीते हैं। फॉर दिस रीजन सॉवरेन पावर ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड। तो इसलिए वो बोलते हैं कि हमें किसकी जरूरत है? लिवियाथन। लिवियाथन यानी कि स्टेट, एक गवर्नमेंट, थर्ड पार्टी की जरूरत है, जो कि हमें गवर्न कर सके, जो कि हमें प्रोटेक्ट कर सके अपने आप से भी और दूसरों से भी। मतलब हम ह्यूमन बींग्स इतने पागल हैं कि अपने आप को भी हम हार्म पहुंचा लेंगे इन सब चीज़ों के चक्कर में, अगर हम पावर के पीछे पड़े रहे, मटेरियलिस्टिक रहे। तो उनको चाहिए कि सरकार हम पे भी कंट्रोल करे, और हमको अगर कोई हार्म पहुंचा रहा है तो उनसे हमको भी प्रोटेक्ट करे बेसिकली। तो हॉब्स का आइडिया तो आपने सबने पढ़ा ही होगा, और डेप्थ में पढ़ा होगा। रियलिज्म जो है वो पावर पॉलिटिक्स की बात करता है, और रियलिज्म के बेसिक एजम्पशन क्या है? तो रियलिज्म बोलता है कि जो ह्यूमन नेचर है वो सेल्फिश है, ग्रीडी है, ठीक है। वो पावर और कोहेशन के पीछे भागता है। पॉलिटिक्स में क्या है, जो रियलिस्ट बोलते हैं, तो पॉलिटिक्स जो है वो एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें पावर भी है और कोहेशन भी है, मतलब लेजिटिमेट कोहेशन है, मतलब फोर्स का भी यूज किया जा सकता है। रियलिस्ट बोलता है कि स्टेट जो है ग्लोबल एक्टर है, की ग्लोबल एक्टर है। स्टेट जो हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है और सर्वाइवल की बात करता है, उसको अपनी सिक्योरिटी सबसे प्यारी है। स्टेट की बात करें तो स्टेट जो है एनार्की में ऑपरेट कर रहा है, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, एनार्की है। और अपनी मदद भाई खुद करो, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट मत रहो। सेल्फ हेल्प का मतलब है अपना अपना खुद देख लो भाई, सब कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, अपनी मदद खुद कर लो, सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ। ग्लोबल ऑर्डर जो है वो किस पे स्ट्रक्चर्ड है? ग्लोबल ऑर्डर मतलब IR। तो IR में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है अमॉन्ग स्टेट्स, कैपेबिलिटीज, मतलब बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट में ये मान रहे हैं रियलिस्ट। बैलेंस ऑफ पावर जो है वो प्रिंसिपल मीन्स है ऑफ इंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड अवॉइडिंग वॉर। तो वो बोलते हैं कि अगर बैलेंस ऑफ पावर रहेगा ना,
कि हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहेगा, ठीक है, सारे स्टेट्स के बीच में, नॉट इक्वल मतलब हाँ ठीक ठीक रहे, तो हम उससे क्या हुआ, आईआर में स्टेबिलिटी आएगी और वॉर नहीं होगा, बैलेंस ऑफ पावर रहेगा तो वॉर नहीं होगा, स्टेबल रहेगा सिस्टम। एथिकल कंसिडरेशन होनी चाहिए, मतलब एथिक्स में भी मानते हैं, ठीक है, नहीं एथिक्स कंसिडरेशन आर इररिलेवेंट टू द कंडक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, सॉरी, तो वो बोलते हैं कि एथिक्स जो है वो फॉरेन पॉलिसी में अपनाने की जरूरत नहीं है भाई, जैसा सामने वाला रह रहा है वैसे ही रहो आप इतना एथिकल और मॉरल मत हो जाओ कि भाई सामने वाला आपको चपाटा मार के चला जाए या आपके ऊपर बम फेंक के चला जाए और आपको नहीं मैं तो नहीं फेंकूंगा, मैं तो एथिकल हूँ, नहीं, फॉरेन पॉलिसी में एथिकल होने की जरूरत नहीं है, ऐसा रियलिस्ट बोलते थे, मतलब रियलिस्ट आर सो मच प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल इंसान थे भाई, कि जैसा है वैसा दो सामने वाले को। इंटरनेशनलिज्म क्या होता है, इंटरनेशनलिज्म मतलब एक ऐसा प्रोसेस या ऐसी थ्योरी जो कि कॉपरेशन या हार्मनी की बात करती है अमंग नेशंस, सिंपल, एज अपोज टू द ट्रांसेंड ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स, नॉट इम्पॉर्टेंट, बस ये लाइन याद रखना, जो ऐसी थ्योरी जो किसमें मानती है कि सारे नेशन से हार्मनी और कॉपरेशन होना चाहिए। लिबरल मॉडल ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, अब हमने रियलिज्म पढ़ा, अब हम बात करते हैं लिबरलिज्म की आईआर में, तो वो क्या बात, उसके क्या एजम्पशंस है, वो बोलते हैं ह्यूमन बींग्स जो है रैशनल है, मोरल है, रियलिस्ट बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल है भाई, सही, अगर आप खुद अपने आसपास देखो लोग कितने सेल्फिश हैं, ग्रीडी हैं, राइट। लिबरल बोलते हैं कि भाई नहीं, वो तो इंडिविजुअल को मानते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई इंडिविजुअल रैशनल है, मोरल है, ह्यूमन बींग्स रैशनल है। हिस्ट्री जो है एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस रहा है, मतलब हमने प्रोग्रेसिव हिस्ट्री देखने को मिली है, मिस एक्ट जिसमें हमने कॉपरेशन देखा, पीस देखा, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल में कॉपरेशन और पीस भी हो सकता है, ऐसी ही हमने प्रोग्रेसिव हिस्ट्री देखी है। मिक्स्ड एक्टर मॉडल्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स आर मोर रियलिस्टिक देन द स्टेट सेंट्रिक वंस, तो उन्होंने बोला कि जैसे वो जो पहले वाले तो बोलते थे कि बस स्टेट ही जो है मेन एक्टर है, कौन, स्टेट, कौन बोलते थे, रियलिस्ट। लिबरलिस्ट बोलते हैं कि मिक्स्ड एक्टर मॉडल हो सकता है, मतलब स्टेट भी हो सकते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हो सकते हैं, एमएनसीज, एनजीओस वगैरह, ये सारे भी इंपॉर्टेंट है और ये सारे ज़्यादा रियलिस्टिक हैं स्टेट सेंट्रिक से, मतलब स्टेट से ज़्यादा रियलिस्टिक, मतलब वो देखें तो वो नॉन स्टेट एक्टर्स को बेसिकली ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ठीक है। एंड ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मेक्स वॉर लेस लाइकली, तो बोलते हैं कि अगर आपको वॉर अवॉइड करना है ना, कि वॉर की सिचुएशन कम हो जाए, कि भाई वॉर ना ही हो, बेसिकली बहुत चिन्नू सा, मतलब छोटू सा रह जाए कि हाँ वॉर 1% चांसेस है कि वॉर हो सकता है, लेकिन बाकी 99% अगर आपको वॉर अवॉइड करना है तो आपको इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और ट्रेड इंटरडिपेंडेंस का होना ज़रूरी है। अगर आप एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहोगे, ठीक है, तो आपको पता होगा कि मैं देखो इससे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हूँ, मेरा इससे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चलता है इस कंट्री से, अगर मैं इस पर हमला करूंगा तो मेरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट खराब हो जाएगा, या मेरा इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस भी है इस पर, ठीक है, मैं वेल्थ वगैरह पावर के लिए भी, इकोनॉमिक पर्पस के लिए भी इस दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट हूँ, तो आप वॉर नहीं करोगे, सिंपल सी बात, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने इस कंट्री के साथ वॉर किया तो आपको भी नुकसान है। वेयर एज जो रियलिस्ट बोलते हैं वो कहते हैं मैं सेल्फ हेल्प में मानता हूँ, भाई अपना अपना खुद देख लो, किसी पे इंटरडिपेंडेंट होने की जरूरत है नहीं। पर लिबरल तो बहुत ही लिबरल है भाई, कहते हैं भाई सबके साथ ही अच्छा बना के रखो, आप रैशनल हो। फिर इंटरनेशनल लॉ हेल्प्स टू प्रमोट ऑर्डर एंड रूल एंड फॉस्टर्स रूल गवर्न बिहेवियर अमंग स्टेट, तो अब इंटरनेशनल लॉ जो है लिबरल मॉडल के अकॉर्डिंग वो बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो ऐसा होना चाहिए जिससे ऑर्डर प्रमोट हो, ठीक है, एंड रूल गवर्न बिहेवियर हो अमॉन्ग स्टेट, मतलब कि जो स्टेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के रूल को फॉलो करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए, एनार्की नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेसी इज पीसफुल बट पर्टिकुलरली इन रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड वॉर बिटवीन डेमोक्रेटिक स्टेट्स, तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पीवाईक्यू में भी काफ़ी बार आ चुका है कि क्या जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो आपस में वॉर नहीं करती, तो ये किसका आइडिया है, तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज आपस में वॉर नहीं करती, अगर डेमोक्रेसी है ना आपकी कंट्री में और दूसरी कंट्री में भी डेमोक्रेसी है तो आप वॉर नहीं करोगे कभी भी, ऐसा लिबरल बोलते थे, बल्कि ऐसा लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी आपस में वॉर तो करती ही करती है। देन बात करते हैं इमैनुअल कांत, इमैनुअल कांत का जो है वो है लॉजिक एंड मेटाफिजिक्स के लिए बहुत प्रोफेसर रहे थे भाई, ये कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉनिग्सबर्ग में, मतलब क्या ही नाम है ये, तो कॉनिग्सबर्ग में, जर्मन ईस्ट प्रूशिया में है ये, तो वहाँ पे उन्होंने लॉजिक और मेटाफिजिक्स पढ़ाते थे अपने बच्चों को यानी कि प्रोफेसर थे। तो क्रिटिकल फिलोसफी होल्ड दैट नॉलेज इज नॉट मेयरली एग्रीगेट ऑफ सेंस इंप्रेशन, अब नॉलेज की बात, नॉलेज इज पावर की बात किसने की है, फूको ने, वो फूकता रहता था भाई, क्या फूकता था मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि देखो नॉलेज ना आपको सेंस इम्प्रेशन से नहीं आती है, मतलब सेंस एक्सपीरियंस से नहीं आती बेसिकली, से तो मतलब थोड़ा सा हाई फाई वर्ड दे दिया, तो जो आप अपने सेंसेस से देखते हो, अपनी आँख, कान, नाक वगैरह से जो आपने सुना, सूंघा या फिर देखा, ठीक है, तो वो नॉलेज नहीं है, ठीक है, आप अभी मेरी स्क्रीन देख रहे हो, आप अपने आसपास चीज़ें देख रहे हो, तो वो क्या नॉलेज हो गई, नहीं, उसने बोला इससे पहले
अप्रायरी, प्रायरी मतलब इससे भी पहले, प्रायर में क्या होता था, एक कंसेप्चुअल अपार्चर जो है ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हम जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो है, हम अपना कॉन्सेप्ट के बेसिस पे काम करते हैं। जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा, अपार्चर्स मतलब होता है सेटअप। ठीक है, तो प्रायरी कंसेप्चुअल अपार्चर्स है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का, विच प्रीसीड्स आवर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं भाई, जैसे माइकल फुको कहते हैं ना, वैसे ये भी कह रहे हैं कि भाई नॉलेज जो है सेंसेस से नहीं आती, नॉलेज आती है आपके, उससे भी पहले एक चीज़ होती है आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपने जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं लाइफ में, उसके बेसिस पे आप नॉलेज गेन करते हो। और इमैनुअल कांट सेंट्रल इंपॉर्टेंस देते हैं मोरालिटी को, क्योंकि मैंने बोला लॉजिकल मेटाफिजिक्स के प्रोफेसर है, ये दो चीज़ याद रखना। मोरालिटी को वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं भाई, मोरल होना बहुत ज़रूरी है, राइट। अब मोरल होना ज़रूरी है, और ये इनलाइटनमेंट थिंकिंग की बात करते हैं, यूनिवर्सलिस्ट क्लेम्स की बात करते हैं अबाउट अवर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। या हमें अपने सबको अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहिए, जो अगर कोई स्टेट हम पे कोई रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस लगा रहा है तो हमें उसको मानना चाहिए, वो हमारे भलाई के लिए, हमें मोरल रहने की ज़रूरत है। दे द that despite this is arguments for the cosmopolitanism, global citizenship of political communities, Kant is now viewed also as a variety of scientific racist। तो उसका आइडिया, जो कांट के दो चार आइडियाज हैं, एक उसका एक और आइडिया है कॉस्मोपॉलिटिनिज्म का, मतलब ग्लोबल सिटीजनशिप का। ठीक है, वो भी किसका आइडिया है, कांत का। तो कभी आ जाए कॉस्मोपॉलिटिनिज्म या ग्लोबल सिटीजनशिप और चार नाम दे रखे हो, तो इमानुएल कांट इज वन ऑफ देम। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं का आइडिया है, पर इन्होंने भी दिया है। ठीक है, और ये साइंटिफिक रेसिस्ट भी बोला जाता था इनको, बिकॉज उन्होंने क्या किया था, कल्चरल सुपरियरिटी को रखा था वाइट यूरोपियंस ओवर एशियंस एंड अफ्रीकन। तो भाई रेसिस्ट क्यों बोलते हैं, रेसिस्ट मतलब ये भेदभाव करते हैं, रेस के बेसिस पे वो भेदभाव करते थे। कैसे, वो बोलते थे भाई वाइट यूरोपियंस जो है ना, वो एशियंस और अफ्रीकन से ज़्यादा सुपीरियर है। ठीक है, वाइट ज़्यादा अच्छे होते हैं, एशियंस अफ्रीकन क्या होते हैं, इन्फीरियर होते हैं, इसलिए इनको साइंटिफिक रेसिस्ट भी बोला जाता था कि हमारा कल्चर भाई ज़्यादा अच्छा है। देखो ये खुद कितने वाइट है, दिख रहा है, तो अपने आप को गोरा चिट्टा बोल रहे हैं, तो अपने आप को सुप्रीम बोलेंगे ना ये बंदा। चलो, नेवर माइंड। इमैनुअल कांट जो है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन लिखते हैं, आइडिया फॉर यूनिवर्सल हिस्ट्री विद अ कॉस्मोपॉलिटियन पर्पस। तो कॉस्मोपॉलिटियन थिंकर मैंने आपको बताया है, ये कॉस्मोपॉलिटियन में ग्लोबल सिटीजनशिप में मानते थे। तो इसका जो बुक का नाम कॉस्मोपॉलिटियन पर्पस के नाम से आपको याद रह जाएगा। प्योर रीजन की ये बात करते हैं, रीजन से कैसे याद रहेगा, बस याद रखो जो कांत साहब है ना, आपके लॉजिक और मेटाफिजिक्स के प्रोफेसर है, तो जो बंदा लॉजिक की बात कर रहा है वो प्योर रीजन की भी बात करेगा ही करेगा। देन ग्राउंड वर्क फॉर मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स, मैंने बोला ना मेटाफिजिक्स के प्रोफेसर है, तो मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स लिखेंगे। और मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स मोरालिटी में बहुत मानते थे, राइट। टू परपेचुअल पीस इनका फेमस है, परपेचुअल पीस तो बहुत बार पीवाईक्यू में आ भी चुका है कि परपेचुअल पीस किसका आइडिया है, तो इमैनुअल कांट का आइडिया है। अ फिलोसफिकल स्केच, ये पूरा नाम है इसकी बुक का, टू परपेचुअल पीस अ फिलोसफिकल स्केच, टू परपेचुअल पीस अ फिलोसफिकल स्केच। सो अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट थिंग का, एलिजम लिंक की। लिंक का जो शॉर्ट फॉर्म है, पेट नेम है, वो है लिली। तो शी इज़ अ पोस्ट कॉलोनियल इंटरनेशनल थ्योरिस्ट। ठीक है, 21st सेंचुरी के थिंकर हैं, पोस्ट कॉलोनियल आईआर थ्योरी पे इनका काम है। और इन्होंने ग्लोबल पॉलिटिक्स को चैलेंज किया था, मुझे जो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग थी ग्लोबल पॉलिटिक्स की, स्पेशली वेस्टफेलिया वर्ल्ड जो पूरा सिस्टम था, उसको उन्होंने चैलेंज किया। उन्होंने ये बोला कि हम हर चीज़ को वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर हम ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी समझें, या तो हमेशा ग्लोबल पॉलिटिक्स या आईआर की शुरुआत हम वेस्ट थिंकर से करते हैं, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो उन्होंने उस चीज़ को चैलेंज किया। उन्होंने बोला कि हर चीज़ को हमें वेस्टर्न तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं है, नॉन वेस्टर्न पॉइंट से भी फोकस करना चाहिए। अब इनका नाम है एलएचएम लिंक, तो इनका नाम ही चाइनीज़ जैसा साउंड कर रहा है, राइट। तो चाइनीज़ जैसा साउंड कर रहा है, तो ये चाइनीज़ सोर्सेज की बात करते हैं, कि बोलते हैं कि चाइनीज़ सोर्सेज जो है, जैसे दाओइस्ट की फिलोसफिकल टेक्स्ट है, दाओइज्म इज़ अ चाइनीज़ रिलीजन। ठीक है, देन डायलेक्टिक रीजनिंग जो है, तो इन सब की भी वो बात करते हैं कि सिर्फ हमें वेस्ट फोकस नहीं करना ग्लोबल पॉलिटिक्स को, सिर्फ ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग से नहीं देखना, ट्रेडिशनल यानी कि सिर्फ वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से या वेस्टफेलिया वर्ल्ड से नहीं देखना, हमें चाइनीज सोर्सेज पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। और हमें नॉन वेस्टर्न आईआर को भी फोकस करना चाहिए, जो कि नॉन वेस्टर्न जो है ज़्यादातर इग्नोर किया गया है। देन वो बोलती है, अगर कभी ये जैसे कोर्ट आ जाते हैं, तो आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ ईस्ट एंड द वेस्ट। ठीक है, तो बोलती है आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ द बोथ, मतलब मैं आईआर को ईस्ट पॉइंट से
से भी देख रही हूँ और वेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रही हूँ। एंड ग्रोइंग अप इन दिस हाइब्रिड स्पेस, क्योंकि मैं इस ऐसे इन्वायरमेंट में पली बड़ी हुई हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से मैंने दोनों ट्रेडिशंस यानी कि वेस्टर्न ट्रेडिशन और नॉन वेस्टर्न ट्रेडिशन यानी कि ईस्टर्न ट्रेडिशन, दोनों की ही ड्रॉबैक्स को देखा है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यानी कि लिंक कह रही है, मैंने दोनों के बेस्ट, जो वेस्ट में जो चीज़ें बेस्ट थी उनके आइडियोलॉजीज जो अच्छी लगी, और जो नॉन वेस्टर्न यानी कि ईस्टर्न में जो बेस्ट चीज़ें थी, मैंने दोनों को कंपाइल करके पॉसिबिलिटीज़ देखी और देयर बाय लिविंग बिहाइंड द वर्स्ट ऑफ ईच, यानी कि मैंने दोनों का जो वर्स्ट, जो दोनों में खराबियाँ थी ना, ऐसा था नहीं कि कोई भी परफेक्ट होगा, तो दोनों में जो खराबियाँ थी मैंने उसको इग्नोर किया है और दोनों के बेस्ट चीज़ों को लेकर उन्होंने अपना पूरा का पूरा रिसर्च किया था कि जो वेस्ट में बेस्ट है और जो नॉन वेस्टर्न में बेस्ट है, दोनों को मैं एक साथ लेकर आऊँगी और फिर आईआर की थ्योरी मैं एक बनाऊँगी पोस्ट कॉलोनियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। तो अब आपको इनका जो वो याद हो गया होगा कि लिंग कैसी औरत है, ठीक है, लिंग यानी कि वो लिंग चिंग चोंग चुंग ऐसे नाम याद रख लो कि चाइनीज नाम है, और ये बोलते हैं कि सिर्फ नॉन वेस्टर्न से नहीं, हमें वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से भी देखने की जरूरत है, पोस्ट कॉलोनियल थिंकर है। तो अब इनकी बुक भी वैसे ही याद हो जाएंगी कि ये पोस्ट कॉलोनियल आईआर की बात करती है, तो इनकी बुक का नाम भी पोस्ट कॉलोनियल आईआर है, कॉन्क्वेस्ट एंड डिजायर बिटवीन एशिया एंड द वेस्ट, ये पूरा एक ही बुक का नाम है, पोस्ट कॉलोनियल इंटरनेशनल रिलेशंस, कॉन्क्वेस्ट एंड डिजायर बिटवीन एशिया, एशिया हमारा ईस्ट का पार्ट हो गया और वेस्ट, ठीक है। तो कौन सी थिंकर है जो ईस्ट और वेस्ट दोनों की बात कर रही है, तो लिंग बात कर रही है, तो उनकी बुक का नाम भी आपको वैसे याद रह जाएगा, ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स फ्रॉम एम्पायर टू मल्टीपल वर्ल्ड्स। ये मल्टीपल वर्ल्ड्स की बात कर रही है, मल्टीपल वर्ल्ड से आप ऐसे याद रख लो कि एक वर्ल्ड वेस्ट का है, एक वर्ल्ड ईस्ट का है या नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड है, ठीक है। तो दो मल्टीपल वर्ल्ड्स हो गए, और दो वर्ल्ड की बात कौन कर रही है, लिंग, एलएचएम लिंग या लिली, लिली बोलना ज़्यादा सही है। फिर दाओ ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अब लिंग जो मैंने आपको बताया क्या है, चाइनीज नाम है, तो दाओ कहाँ का रिलीजन है, चाइना का, तो दाओ ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड द इमेजिनिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये दो अलग अलग बुक है। तो दाओ वर्ल्ड पॉलिटिक्स आपको ऐसे याद रह जाएगी कि भाई एलएचएम लिंग चाइनीज नाम है, तो दाओ वाला उसकी बुक है, और इमेजिनिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये बुक मेरे को लगता है ये आ सकती है क्योंकि इमेजिन कम्युनिटी बेनेडिक्ट एंडरसन की है, तो वैसे पूछ सकते हैं इमेजिनिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स किसकी है, तो एलएचएम लिंग की है। तो लिंग ने क्या किया, इमेजिन किया, ठीक है, लिली ने इमेजिन किया, लिंग ने क्या इमेजिन किया, लिली को इमेजिन किया, लिली यानी लिली इनका जो पेट नेम था, ठीक है। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब आप बोलोगे मैम इतने सारे न्यू थिंकर्स हैं, ऑलरेडी पहले वाले याद नहीं हो रहे थे, अब ये कैसे याद हो जाएंगे, तो इसका बेनिफिट ये है कि चाहे आपको याद नहीं भी हो, छोड़ दो कोई बात नहीं, बट आपको ये तो रहेगा ना कि हाँ भाई अगर पेपर में आ गया तो आपने ये नाम पहली बार नहीं सुना, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि चलो कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा 1% भी याद रह गया ना, तो आप तुक्का लगा के आ सकते हो पेपर में। अब जिसने बिल्कुल भी ये नाम नहीं सुना, जिसने बुक ही नहीं पढ़ी, तो उसको तो लगेगा अच्छा ये तो मैंने कभी नाम नहीं सुना, स्किप करके आ जाएगा वो क्वेश्चन, या बिना सोचे समझे किसी को भी टिक कर देंगे। लेकिन अगर आपने नाम सुना होगा तो आप थोड़ा सा वहाँ पे दिमाग लगाओगे 1 मिनट बैठ के कि हाँ यार ये सुना हुआ लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ फैमिलियर वर्ड दिख गया, 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, चारों में से आपने कोई फैमिलियर वर्ड दिख गया कि भाई ऐसा होता है हमारे ब्रेन में, जो हम सुनते हैं और देखते हैं स्पेशली यूट्यूब पे ना, तो हमारे ब्रेन में कुछ परसेंट यानी कि चाहे 50% तो हमारे दिमाग में रह जाता है, और बाकी 50% हम भूल जाते हैं, उस 50% मेमोरी को ही हमें एग्जाम में रिवाइज करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो नहीं याद हो रहे छोड़ दो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा भी दिमाग में रह गया उस टाइम पे आपको पेपर में हेल्प करेगा। हेंस जे मॉर्गन तो काफ़ी इजी थिंकर, हमेशा सबको ही पता होगा इनके बारे में। अच्छा ये नहीं पता होगा कि ये पोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस भी कहलाए जाते हैं, तो कभी क्वेश्चन आ जाए, पर से पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, ये पूरा नाम है इनकी बुक का, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, इसका सबटाइटल भी पूछ लेते हैं, तो ये इनकी फेमस बुक है, सबको पता है। लेकिन कभी पूछ लिया पोप ऑफ आयर किसको बोलते हैं, तो पोप ऑफ आयर हेंस जे मॉर्गन को बोलते हैं, और इस साइंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स इन्होंने डेवलप किया, तो कभी ये भी पूछ सकते हैं कि ही डेवलप द साइंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स, तो यस ही डेवलप द साइंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स। इनके जो इन्फ्लुएंस किससे हुए थे, मैकियावेली और हॉब्स, इन्होंने मैकियावेली और हॉब्स के आइडिया को ले लिया और उन्होंने खुद का आइडिया डाला कि जैसे मैकियावेली और हॉब्स के आइडिया में हमें देखने को मिलता है, वैसे हेंस जे मॉर्गन तो बोलते हैं पॉलिटिकल मैन इज एन इनेटली सेल्फिश क्रिएचर, तो जो पॉलिटिकल मैन होता है वो सेल्फिश होता है, एंड इनसेटेबल अर्ज टू डोमिनेट अदर्स, और उसमें एक मतलब अजीब सी एक प्राणी है वो ह्यूमन, ह्यूमन स्पेशली पॉलिटिकल मैन, जो बहुत सेल्फिश है और उसको मतलब बहुत बुरी तरीके से वो चाहता है कि मैं दूसरों को डोमिनेट करूँ, ठीक है। तो कभी आपको ऐसा कोट आ जाए तो आपको किसका पता चलेगा, आप बोलोगे ये कोट हेंस जे मॉर्गन का है। तो अगर आप सोचोगे अच्छा पॉलिटिकल मैन सेल्फिश क्रिएचर, आप सोचोगे अच्छा ह्यूमन बीइंग को सेल्फिश तो हॉब्स ने बोला है, तो मैं हॉब्स टिक कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता। हॉब्स ने
ह्यूमन नेचर को सेल्फिश बोला है, इसने पॉलिटिकल मैन को सेल्फिश बोला है, इसने साइंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स दी है। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। रिजेक्टिंग मोरलिस्टिक अप्रोच टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और इसने मोरालिटी को रिजेक्ट किया है। ठीक है, अच्छा मोरालिटी को किसने बोला था कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मोरालिटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसने उसका सेंट्रल इंपॉर्टेंस बताया था, वो थे हमारे इमैनुअल कांत। कांत ने बोला था ना मोरालिटी इंपॉर्टेंट है, तभी उसने रीजन, पावर ऑफ रीजन, और ये कांत ही वो प्रोफेसर थे जिन्होंने लॉजिक और मेटाफिजिक्स पढ़ाया था, राइट। वैसे मोरालिटी के अगेंस्ट में कौन है? कांत तो मोरालिटी के फेवर में, और अगेंस्ट कौन है? हैंस जे मॉर्गन। वो मोरालिटी जैसी चीज़ों में नहीं मानते, वो बहुत रियलिस्टिक थिंकर हैं। जैसे मैंने बोला था ना, रियलिस्टिक जो है वो एथिकल वगैरह में नहीं मानते कि फॉरेन पॉलिसी में एथिकल कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। ये रियलिस्टिक डिप्लोमेसी में बिलीव करते हैं, बैलेंस ऑफ पावर में बिलीव करते हैं। जो मतलब रियलिस्ट थिंकर है तो बैलेंस ऑफ पावर में मानेंगे, और वो नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात करते हैं। अब इनकी पॉलिटिक्स अमंग नेशन बुक सबको पता है। अगर उनको कुछ टफ डालना होगा पेपर में तो बोलेंगे साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स किसकी बुक है। तो मैंने बोला अगर आपको ये याद है साइंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स, और यहाँ पे आ रहा है पावर पॉलिटिक्स, और साइंस वर्ड भी आ रहा है इनकी बुक में। ठीक है, साइंटिफिक मैन, पॉलिटिकल मैन, ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो हैं मॉर्गनथॉ के हैं। तो साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स, हैंस जे मॉर्गनथॉ। डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, अब वो बोलते हैं कि चलो पावर पॉलिटिक्स के मैं वर्सेस में हूँ, तो अभी मुझे नेशनल इंटरेस्ट डिफेंड करना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि वो बैलेंस रियलिस्ट थिंकर है और नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। वो ही उनकी बात उनकी बुक के नाम में भी दिखने को मिल रही है, इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो अगर आपको उनकी थोड़ी सी भी थिंकिंग याद रहेगी ना कि भाई ये नेशनल इंटरेस्ट को फेवर करते हैं, और हैंस जे मॉर्गन तो रियलिस्ट है, ये तो आपको याद कराने की भी जरूरत नहीं है, सबको ही पता है। तो जो रियलिस्ट होंगे वो नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे। अब आपको कोई 4 ऑप्शन आ जाए, उसमें से 4 ऑप्शन में से एक बंदा है जो रियलिस्ट है, वो हैंस जे मॉर्गन तो आप बोलोगे कि भाई नेशनल इंटरेस्ट को तो एक ही बंदा डिफेंड कर सकता है जो कि रियलिस्ट हो, और वो सबसे बड़ा नाम रियलिज्म में मॉर्गन का आता है। with the purpose of American politics, तो पावर पॉलिटिक्स अमेरिकन पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स अमेरिकन पॉलिटिक्स, दोनों एक जैसी बुक, दोनों मॉर्गन की है। ठीक है, इवन पॉलिटिक्स अमंग नेशन, तो पॉलिटिक्स 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 आपको दिख रहा है पॉलिटिक्स, इनकी बुक के तीनों नाम में पॉलिटिक्स आ रहा है भाई। तो ऐसा याद रखो कि पॉलिटिक्स अमंग नेशन अगर आपको याद है ना, कि मेरे को पता है कि और पॉलिटिक्स अमंग नेशन हैंस जे मॉर्गन की बुक है, तो इनकी बुक की ज्यादातर बुक के नाम में लास्ट में पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स आएगा। तो जिसकी बुक के नाम में पॉलिटिक्स आ रहा है मॉर्गन टिक करके आ जाना। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने ट्रिक बता दिया, जरूरी नहीं है, पर हाँ ये थोड़ा सा याद रख लेना। और नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड कर रहे हैं, रियलिस्ट है, मॉर्गन है। डिस्टेंस प्रॉक्सिमिटी क्या होती है भाई? डिस्टेंस प्रॉक्सिमिटी होती है दूर रहकर भी पास रहना। मतलब कि इन विच वर्ड सीम्स टू बी रिमोट आल्सो सीम्स टू बी क्लोज एट द हैंड, कि जो आपसे बहुत दूर है, चाहे आपका फ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, यूएसए में रह रही है, ठीक है, लेकिन आप उससे दूर रहकर भी पास हो, किसके थ्रू? सोशल मीडिया के थ्रू, वीसी कर लेते हो, वीडियो कॉल वगैरह, है ना। तो दूर रहकर भी पास होने का एहसास दिलाना, उसे बोलते हैं डिस्टेंस प्रॉक्सिमिटी। जेम्स रुस्नो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर, यूनिक थिंकर तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन इनके ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। रुस्नो का नाम सबने सुना होता है, पर इसके बारे में लोगों को नहीं पता होता है, तो याद रखते हैं। डायनेमिक्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे इन्होंने फोकस किया था, तो ये ग्लोबलाइजेशन के थिंकर हो गए। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या क्या कारण है, कब ग्लोबलाइजेशन आएगा तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। ठीक है, और उन्होंने बताया कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी भी आईआर में बढ़ती जा रही है। ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा तो कॉम्प्लेक्स होगा और ज़्यादा, और अनसर्टेन हो जाएगा। ट्रिबुलेंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पीवाईक्यू। ठीक है, ये पीवाईक्यू इनकी बुक आई थी कि ट्रिबुलेंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स किसकी बुक है? मैच द फॉलोइंग में बुक पूछी हुई थी, तो जेम्स रुस्नो की बुक है। रुस्नो से अब रोज यानी कि गुलाब। अब मेरी बहुत सारी ट्रिक ऐसी होंगी जिनका कोई हाथ पैर सर पैर नहीं होगा, लॉजिकल नहीं होगा उस ट्रिक का, पर बस आपको याद करने के लिए, क्योंकि इलॉजिकल चीज़ें हमारे दिमाग को ज़्यादा याद रहती है। ठीक है, prevalence in the world politics, he investigated the new forces shaping world politics beyond the nation state। ठीक है, तो इस बुक में प्रिवलेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रुस्नो ने क्या बोला था कि कैसे जो नई फोर्सेस इमर्ज हो रही हैं आईआर में, इंटरनेशनल मार्केट में जो नई फोर्सेस इमर्ज हो रही है, वो कैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को शेप कर रही है इन द सेंस वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है बियॉन्ड द नेशन स्टेट। ये ट्रिबुलेंस की बात उन्होंने की थी। अब ट्रिबुलेंस होता है ऐसा ऐसा कुछ डू 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 डू, जैसे जैसे वो आ जाता है ना आंधी तूफान, ट्रिबुलेंस क्रिएट हो जाता है। तो वैसे एक रोज था और रुस्नो, तो उसने बोला कि जेम्स रुस्नो ने, या जेम्स जेम्स से याद कर सकते हैं हम, जेम्स जेम्स की ऐड आप सबने देखी होगी,
वो जो जेम्स खाता है और इतनी सारी जेम्स गिरने लग जाती है, तो वो भी एक तरह का ट्रिबुलेंस क्रिएट करती है। तो जेम्स से जेम्स करके और ट्रिबुलेंस कुछ ऐसे याद कर लेना। इंक्लूडिंग द राइज ऑफ इम्पोर्टेंस, अब इन्होंने न्यू फोर्सेस किसको बताया कि कौन कौन सी ऐसी फोर्सेस है जो ग्लोबलाइजेशन में इमर्ज हो रही हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंज आ रहा है नेशन स्टेट के बियॉन्ड जाके। तो वो उन्होंने बोला जैसे एनजीओज का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है, इंडिविजुअल्स जो है वो एम्पावर हो रहा है, एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एज एक्टर्स इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब पहले सिर्फ स्टेट को एज एन एक्टर देखा जाता था, जब से ग्लोबलाइजेशन आया है उसमें इंडिविजुअल को भी एज अ मेन एक्टर देखा जाने लगा है। तो ये सारी चीज़ें वो बात कर रहे थे। इसके अलावा उनकी दूसरी बुक है डोमेस्टिक फॉरेन फ्रंटियर एंड डिस्टेंस प्रॉक्सिमिटीज़ का आइडिया उन्होंने दिया, याद रखना। आइडिया भी उन्होंने दिया, उसकी बुक का नाम भी है। मैंने डिस्टेंस प्रॉक्सिमिटी अभी पढ़ाया था ना, तो अगर कभी कॉन्सेप्ट आ जाए, बता दी गट फीलिंग आ जाती है कभी कभी कि यार ऐसे वर्ड ना पेपर में आ सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में। तो डिस्टेंस प्रॉक्सिमिटीज पूछ लिया तो जेम्स रुस्नो का। तो डिस्टेंस प्रॉक्सिमिटी मतलब दूर रहकर भी पास होने का एहसास दिलाना। तो ये तो मैंने बहुत लेमन लैंग्वेज में बता दिया। इससे आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हो। रोज़, रोज़ है गुलाब का फूल। गुलाब का फूल आप किसको देते हो? अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग होते हैं, ठीक है, वो आप उनको गुलाब का फूल नहीं दे सकते, पर तो आप क्या करते हो कि इमोजी भेज देते हो, रोज़ का इमोजी ही भेज देते हो, और क्या ही करोगे, है ना। तो जैसे रोज़, रोज़ का इमोजी भेज दिया। रोज़ किसको भेज रहे हो आप? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कोई है आपका, ठीक है, और आपको उसको पास होने का एहसास दिलाना है, तो आपने रोज़ पोस्ट कर दिया, मतलब एक बुके पोस्ट कर दिया रोज़ का, रोजेस का। तो डिस्टेंस प्रॉक्सिमिटी किसका आइडिया हो गया? रोज़ नो का, रोज़ नो, कि हम लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हमने रोज़ भेजे। देन डोमेस्टिक फॉरेन फ्रंटियर, डोमेस्टिक यानी कि हम यहाँ, मैं यहाँ, तू वहाँ, वैसे वाला। तो डोमेस्टिक इज नेशनल एंड फॉरेन इज जो बाहर। तो आप लॉन्ग डिस्टेंस में आप इंडिया में रह रहे हो, ठीक है, और आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस में यूएसए कनाडा कहीं पे भी रह रहा है। तो एक डोमेस्टिक में आप रह रहे हो और फॉरेन में आपका दोस्त बीएफ जीएफ जो भी रह रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया? रूसनो से, उसको भी याद रखना, ठीक है। रोज इज रोमांटिक ना। तो अगर आपको डिस्टेंस प्रॉक्सिमिटीज याद रह गई, तो डिस्टेंस किसके साथ? एक आप डोमेस्टिक हो और वो फॉरेन में है, ठीक है। तो डोमेस्टिक फॉरेन फ्रंटियर इनकी बुक का नाम। देन बात करते हैं इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एक्टर्स की। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ एक्टर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले सिर्फ स्टेट एक्टर्स होते थे, अब नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, एनजीओज हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं, ठीक है। और इंटरडिपेंडेंस जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंट जो है जिसकी वजह से और डेंस हो गया है। इन्होंने फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, ये भी याद रखना। फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़े टुकड़े, आपका जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया, और फ्रेगमेंटेड मतलब टुकड़ों में बिखर गया, ऐसा। ये कहानी है इलॉजिकल सी, ठीक है। अटेम्प्टेड टू कैप्चर डायनेमिक्स दैट ऑपरेट बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन, नोटेबली लोकलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो जो उनका कॉन्सेप्ट है फ्रेगमेंटेशन का, उसमें उन्होंने बोला दैट कि ऐसी कोई चीज़ें होती हैं जो ग्लोबलाइजेशन के बियॉन्ड भी जाके ऑपरेट करती हैं, वो है लोकलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन के बियॉन्ड के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन का इन पे भी असर पड़ता है। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो है बढ़ती जा रही है, इन्वायरमेंट जो है और डेंस डेंस मतलब बहुत डीप होता जा रहा है। कौन सा इन्वायरमेंट? हमारा ये पेड़ पौधे नहीं, मतलब आसपास का कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। तो ये येलो वाला याद रहे या ना रहे, ठीक है, पर ये ब्लू वाली जो मैंने हाईलाइट किया वो याद रहना चाहिए। इनकी बुक्स और इनका आइडिया कि ग्लोबलाइजेशन के थिंकर है, उनके ग्लोबलाइजेशन के अराउंड ही वो सारी बातें बोलते हैं, ठीक है। सो अब बात करते हैं केनेथ वर्ड्स की। केनेथ वर्ड्स की फेमस बुक है मैन स्टेट एंड वॉर, ठीक है, जिसमें उन्होंने 3 इमेजेस भी बोला है कि अगर कभी पूछा जाए कि 3 इमेजेस गिवन बाय केनेथ वर्ड्स, तो वो 3 इमेजेस कुछ और नहीं, मैन स्टेट और वॉर ही होगी, ठीक है। उन्हीं की बुक के नाम में ही ये 3 इमेजेस हैं, ठीक है। 3 इमेजेस ऑफ रियलिज्म या 3 इमेजेस ऑफ स्ट्रक्चरल थ्योरी, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आए तो, ठीक है। तो ये आ रखा है इसलिए मैंने बता दिया। 3 इमेजेस, मैन स्टेट एंड वॉर। कन्वेंशनल रियलिस्ट अप्रोच लेकर चलते हैं, और इनका जैसे जॉन मियरशाइमर का ऑफेंसिव रियलिज्म है, वैसे केनेथ वॉल्ट्ज का डिफेंसिव रियलिज्म है। अब कुछ थ्योरी, कुछ जगह पे ये मेंशन है कि जो जॉन मियरशाइमर थे, उन्होंने ही दोनों अप्रोचेस दिए थे, ऑफेंसिव भी और डिफेंसिव भी। उन्होंने बोला था, जॉन मियरशाइमर ने, जो मेरा अप्रोच है वो ऑफेंसिव रियलिज्म है, और जो केनेथ वॉल्ट्ज ने दिया था वो डिफेंसिव रियलिज्म है, ठीक है। तब ये बोला जाता है कि डिफेंसिव रियलिज्म टर्म जॉन मियरशाइमर ने यूज़ किया था केनेथ वॉल्ट्ज के लिए। केनेथ वॉल्ट्ज ने खुद से कुछ ऐसा नहीं बोला था कि मैं डिफेंसिव रियलिज्म में बिलीव करता हूँ। तो ये भी अब एक थ्योरी है, या फिर कितनी बार बोला गया कि केनेथ वॉल्ट्ज का क्या है, तो केनेथ वॉल्ट्ज डिफेंसिव रियलिज्म के बिलीवर है। तो डिफेंसिव रियलिज्म किसने दिया? तो केनेथ वॉल्ट्ज का आंसर रहता है। ऑल्सो डिफेंसिव रियलिज्म जॉन मेयरशाइमर ने ही दिया था, बट उन्होंने बोला था केनेथ वॉल्ट्ज का है।
अब इसमें क्या सही है क्या गलत है वो तो मुझे नहीं पता, पर अगर डिफेंसिव आए तो भाई केनेथ वॉल्स पे टिक कर देना। देन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इनकी फेमस बुक है, सबको पता ही होगा। 2 बुक्स तो याद करनी ही करनी है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड मैन स्टेट एंड वॉर। देन इग्नोरिंग ह्यूमन नेचर एंड द एथिक्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट। तो क्या बोलते हैं इनका नाम, केनेथ वॉल्स ने ह्यूमन नेचर को इग्नोर किया, स्टेट क्राफ्ट में एथिक्स को इग्नोर किया। मैंने बोला ना, रियलिस्ट जो है एथिक्स में मानते नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है भाई, कोई एथिक्स नहीं होता, जैसा सामने वाला बिहेव करेगा वैसे ही करेंगे। ह्यूमन नेचर को इग्नोर किया था और बोला था कि उन्होंने एक्सप्लेन किया हाउ इंटरनेशनल एनार्की इफेक्टिवली डिटरमाइंस द एक्शंस ऑफ द स्टेट्स, कि कैसे, अब ये क्वेश्चन आ सकता है, ये स्टेटमेंट फॉर्म में बन सकता है कि केनेथ वॉल्स ने डिटरमाइन हाउ इंटरनेशनल एनार्की इफेक्टिवली डिटरमाइंस द एक्शन ऑफ स्टेट, कि एनार्की है क्योंकि अराजकता है इंटरनेशनल लेवल पे, कोई गवर्नमेंट नहीं है, एनार्की मतलब कोई सरकार नहीं है, इसलिए ये डिटरमाइन करता है कि स्टेट कैसे एक्शन लेगा। अगर स्टेट को पता है कि हाँ भाई हमसे भी ऊपर कोई है, ठीक है, अब वो नीच भगवान नहीं है, हमसे भी ऊपर एक गवर्नमेंट है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो उसके हिसाब से काम करेगा। अब स्टेट को पता है भाई एनार्की है, जो हूँ मैं ही हूँ, तो फिर स्टेट अब उस हिसाब से एक्शन लेगा। तो ये उस पर एक्शन पे डिटरमाइन करता है विद चेंज द इंटरनेशनल सिस्टम। और जैसे जैसे अगर इंटरनेशनल सिस्टम चेंज होता है तो जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के बिटवीन और स्टेट्स के अमंग भी उनके डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी कैपेबिलिटीज़ में भी चेंज आता है। मतलब उनका कहना था कि इंटरनेशनल सिस्टम में चेंज आएगा तो स्टेट्स के आपस में भी चेंजेस आएंगे, उनकी कैपेबिलिटीज़ में भी चेंज आएगा, ठीक है। और इंटरनेशनल एनार्की जैसी होगी वैसा ही स्टेट का एक्शन भी होगा। मतलब स्टेट के एक्शन किस पे डिपेंड करते हैं, स्टेट के एक्शन डिपेंड करते हैं इंटरनेशनल एनार्की पे या इंटरनेशनल सिस्टम पे, ठीक है। एंड केनेथ वॉल्ट्स ने बोला उनको, उनके एनालिसिस को, जो केनेथ वॉल्ट्स ने पूरा का पूरा एनालिसिस किया था जो मैंने समझाया, उसको कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर से रिलेट करके देखा जाता है। और कोल्ड वॉर में भी वो बोलते थे कि जब तक कोल्ड वॉर था ना था भाई सही था, बाइपोलरिटी ज़्यादा स्टेबल होती है मल्टीपोलैरिटी से। तो ये भी एक स्टेटमेंट है जो कितनी बार PYQ में आ चुका है कि बाइपोलर सिस्टम स्टेबल होता है मोर देन द मल्टीपोलर सिस्टम। ये किसका आइडिया है, तो ये केनेथ वॉल्ट्स का आइडिया है कि बोलते हैं कि जब तक बाइपोलर सिस्टम है, मतलब 2 ही पावर्स है, एक USA और एक USSR, तब तक पीस और सिक्योरिटी के चांसेस ज़्यादा है इन कंपैरिजन मल्टीपोलैरिटी। ऐसा होता है ना, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, तो वही वाला इनका सिस्टम था कि जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतने ज़्यादा लड़ाई के चांसेस होंगे। अब 2 ही लोग हैं तो 2 लोगों में लड़ाई के चांसेस कम होंगे। और वो बोलते हैं कि कोल्ड वॉर सिचुएशन ऐसी थी ना कि बस एक दूसरे को सब धमकाते थे कि भाई मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मतलब बोल बच्चन वाली, कोई कुछ करता नहीं था। तो तभी तो उसको शीत युद्ध बोलते हैं, मतलब कोल्ड थे भाई, कूल थे सब, बोलने के थे। तो उस टाइम पे वो सिचुएशन जो वो बोलते हैं कि बहुत स्टेबल थी, बाइपोलर वर्ल्ड था, अच्छा था। और अगर वो बोले कि एक अगर बाइपोलर ना हो, यूनिपोलर वर्ल्ड हो जाए, तो वो यूनिपोलर वर्ल्ड के भी खिलाफ है, क्योंकि यूनिपोलर होगा सिर्फ एक ही पावर होगी तो वो तो डिक्टेटरशिप बन जाएगा ना, अथॉरिटेरियनिज्म आ जाएगा। रिलेटिव गेन्स क्या होता है, ये एब्सोल्यूट गेन्स और रिलेटिव गेन्स के ऊपर पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन आया था आई गेस एक बार। तो उसमें रिलेटिव गेन्स का मतलब होता है कि आपका बेनिफिट और आपकी कैपेबिलिटीज दूसरे के रिलेशन में कैसी है, ठीक है। Position of one states in relation to one another reflected in the distribution of benefits and capabilities between and among them, कि हम अपने बेनिफिट्स और कैपेबिलिटीज को किस तरीके से बांट रहे हैं, किस तरीके से आपका रिलेटिव गेन कैसा है, मतलब मेरे रिलेशन में दूसरी कंट्री का गेन कितना कितना है और कितना नहीं, बेसिकली बस उतना ही होता है। जॉर्ज सोरोस जो है, अब इनकी शक्ल देख लो आपको, ये अंकल जो हैं जॉर्ज सोरोस, इनकी शक्ल देख के लग रहा है कि बहुत ना वो होंगे, सोरोफुल आदमी होंगे। सोरो समझ आया, ये जो मैंने लिखा है, सोरो मतलब दुखी, ठीक है। एक तो इसके नाम से मैंने दुखी वाला राइम बना के एक ट्रिक याद करवा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे करा दूंगी अभी। तो ये बहुत सोरोफुल आदमी था, मतलब इसको सोरोफुल आदमी नहीं था, सॉरी, ये इसमें इसको ना बेचारे को किसी तरीके का दुख ही नहीं था। अब आप सोचोगे कैसे, मैंने आपको इसके नाम की ट्रिक है, ठीक है, कि वो दुख नहीं था क्योंकि ये देखो, ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर था, बिजनेसमैन था, फिलैंथ्रोपिस्ट था। अब ऐसा बंदा जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, बहुत अच्छा कमा रहा है, बिजनेसमैन है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, तो उसको किसी तरीके का सौरो कैसे ही होगा, तो इसलिए उसका नाम सोरोस, ठीक है। उसको कोई सौरो नहीं है, जॉर्ज सोरोस, मतलब उसको कोई दुख तकलीफ पीड़ा कुछ नहीं है, ठीक है, सोरोस नहीं है। क्यों, क्योंकि वो मार्केट इन्वेस्टर है, बिजनेसमैन है, फिलैंथ्रोपिस्ट है। अब मैं आप मैम बोलोगे मैम ये थोड़ी आएगा पेपर में कि वो क्या था, इन्वेस्टर है, बिजनेसमैन है, नहीं, पर उसके आइडियाज आपको ऐसे याद हो जाएंगे कि वो स्टॉक मार्केट में जो बंदा इन्वेस्ट करता है वो खुद ही मार्केट फंडामेंटलिस्ट बिलीफ जो था नेचुरल इक्विलिब्रियम का, उसको मार्केट की बहुत नॉलेज होगी।
तो मार्केट को वो बहुत क्रिटिसाइज करता था कि मार्केट जो है नेचुरल इक्विलिब्रियम में वर्क नहीं करती। जो लोगों को लगता है कि मार्केट एक नेचुरली वर्क कर रही है, इक्विलिब्रियम है वहाँ पे, तो वैसा नहीं होता। तो उस चीज़ को वो क्रिटिसाइज करते हैं। अब मार्केट को कोई ऐसा बंदा ही क्रिटिसाइज कर पाएगा ना जो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर हो, जिसको, और स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर से हमें याद रखना है कि उसको कोई दुख दर्द पीड़ा सौरो नहीं थी उसकी लाइफ में, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था, भाई पैसा ही पैसा। रोल ऑफ रिफ्लेक्सिविटी इसका कॉन्सेप्ट है। अब कैसे याद करोगे रोल ऑफ रिफ्लेक्सिविटी? इसका कॉन्सेप्ट है कि भाई जिसके पास बहुत पैसा होता है ना तो वो बहुत फ्लेक्स करता है, मतलब शो ऑफ करता है। तो फ्लेक्स से रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, फ्लेक्स से क्या, रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी किसका कॉन्सेप्ट है? रोल ऑफ रिफ्लेक्सिविटी जॉर्ज सोरोस का। उसकी लाइफ में कोई दुख दर्द नहीं है और इसलिए वो बहुत फ्लेक्स करता है लोगों के सामने। बेंड बैक ऑन, और उसी ने इसको लिंक किया बैंड बैक ऑन देमसेल्व्स, मतलब कि टेंडेंसी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट टू बी लिंक, कि क्या कारण है, क्या उसका इम्पैक्ट होगा, ठीक है, उसको उसने लिंक किया एज एक्शंस बैंड बैक ऑन देमसेल्व्स। ठीक है, अपने एक्शंस पे अपने ऊपर ही निर्भर रहो, किसी दूसरे पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बैंड बैक ऑन ये भी इन्हीं का रोल ऑफ रिफ्लेक्सिविटी से भी टर्म रिलेटेड है। तो अगर ये कीवर्ड आ जाए तो सोरोस का कीवर्ड है, याद रखना। देन ओपन सोसाइटी, ओपन सोसाइटी आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्यों? आपको याद आया ओपन सोसाइटी एंड एनिमीज। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज किसकी बुक है भाई? कार्ल पॉपर की। और सिर्फ ओपन सोसाइटी लिखा हो और कार्ल पॉपर लिखा हो तो आप सोचोगे भाई हाँ पूरा नाम नहीं दे रखा है इन्होंने, मिसप्रिंट कर दिया है, कार्ल पॉपर की होगी। जॉर्ज सोरोस आपके दिमाग में दूर दूर तक आएगा भी नहीं। तो ओपन सोसाइटी, सिर्फ और सिर्फ ओपन सोसाइटी लिखा हो तो सोरोस की बुक है कि भाई उसकी लाइफ में कोई दुख दर्द नहीं है, वो ओपन माइंडेड बंदा है, ओपन सोसाइटी में रहता है कि मेरे को तो कोई दुख दर्द नहीं है, मैं ओपन सोसाइटी में रहता हूँ। न्यू पैराडाइम फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स। अच्छा, अब पैराडाइम शिफ्ट किसका है? थॉमस खून का। इसकी भी मैंने पूरी कहानी याद कराई थी, खून से मैंने आपको खून की कहानी याद कराई थी, खून मर्डर तिल ये सब वगैरह, वो आपको अभी नहीं बताऊंगी, वहीं पर देख लेना जो मैंने पहले वीडियो बनाया। तो फिलोसफी ऑफ साइंस करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे थिंकर्स हैं, फिलोसफिकल थिंकर्स। न्यू पैराडाइम फॉर फाइनेंशियल मार्केट। अब ये कैसे याद रहेगी मैम बुक? अब ये भी बुक याद रखो। फाइनेंशियल मार्केट मैंने आपको बता दिया, उसकी लाइफ में कोई दुख दर्द नहीं है, वो स्टॉक मार्केट में काम करता है। स्टॉक मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट है। तो बस ऐसे याद हो जाएगा। बेन बेरनानके, ठीक है, बेरनानके। तो मैंने इसका ऐसे याद है, नानके सुन के मुझे याद आया जो नानी के साइड के लोग होते हैं ना, मतलब जो मेरी नानी के साइड के जितने भी रिलेटिव्स होंगे वो मेरे क्या होंगे? नानके। हमारे यहाँ पे नानके बोलते हैं, ठीक है। अब आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर ऐसे याद कर लो कि जो नानी के साइड के लोग हैं वो नानके। तो आपकी नानी से रिलेटेड ये कहानी हो जाएगी कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, तो इन्होंने किसकी बात की थी? ग्रेट डिप्रेशन की। अब आप याद कर लो कि मेरी नानी को अनलकीली डिप्रेशन है। अब अपने कोई पर्सनल पे मत लेना, मैं अपनी नानी की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब मेरे को उससे तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी नानी को क्या है? बहुत ग्रेट डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन में जा चुकी है, ठीक है। तो मेरे नानके, तो मैंने याद कर लिया नानके से कि ये ग्रेट डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। एंड द रोल ऑफ फेडरल रिजर्व, कि उस टाइम पे जब ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था तो उस टाइम पे फेडरल रिजर्व यानी कि उस टाइम जो बैंक था फेडरल रिजर्व बैंक, एंड द टेंडेंसी ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू कट बैक सिग्निफिकेंटली ऑन लेंडिंग। तो वो लोन देने पे, जो सारे बैंक्स ने उस टाइम पे जब ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था तो लोन देने पे बहुत सारे बैंक्स ने जो कटौती की थी उसके बारे में इन्होंने बताया है। एसेज ऑन द ग्रेट डिप्रेशन इनकी बुक का नाम है। तो बस आपको ये भी लाइन याद नहीं करने की जरूरत, इतना डेप्थ में नहीं पूछेंगे, बस अगर पूछ लिया ग्रेट डिप्रेशन किसकी बुक है तो इन्हें पता होना चाहिए ब्रन नानके की है। क्यों? नानके यानी कि नानी वाली साइड के, तो नानी को डिप्रेशन है और नानके जोड़ के डिप्रेशन, ठीक है। हाँ जून चांग अब इसका क्या बोलूँ मैं, जून से मुझे तो जून याद आ रहा है कि हमारा भाई जून में एग्जाम है, अच्छे से पढ़ लो। जून से हम याद कर सकते हैं जुनून, कि बहुत जुनून वाला आदमी है और वैसे चाइनीज भी है। तो ये है हेटेरोडॉक्स इकोनॉमिक थ्योरी इन्होंने दी थी। आई होप आपको ट्रिक्स अच्छी लग रही होंगी यार। तो इन किकिंग अवे द लेटर, तो ये हाँ जुन चांग जो है उसमें इतना जुनून था कि उसने सीढ़ी को ही लात मार दी। एक ही सीढ़ी बची थी उसके बाद अपने छत पे जाने की, वो भी उसने लात मार के तोड़ दी, किकिंग अवे द लेडर। तो इसकी आपको वो याद हो गई कि उसमें इतना जुनून था बंदे में। वो हेटेरोडॉक्स इकोनॉमिक थ्योरिस्ट है, हेटेरोडॉक्स था, और उसने अपनी लैडर मतलब सीढ़ी होता है, तो किकिंग अवे द लैडर उसको लात मार दी। और नेशनलिस्टिक यूज ऑफ हैवी प्रोटेक्शनिज्म, और ये भी कि क्या बोलते हैं that powerful Western state originally acquired their economic supremacy through the nationalistic use of heavy protectionism। तो हैवी प्रोटेक्शनिज्म की थ्योरी इनकी है। और तो मुझे इसका ये समझ नहीं आया था टू बी ऑनेस्ट,
चाहे फिर आप बोलोगे मैम आप समझा रहे हो और आपको ही को नहीं पता, बट मैंने इसका सर्च करने की कोशिश भी नहीं की। मैंने कहा ठीक है हैवी प्रोटेक्शनिज्म इसका कॉन्सेप्ट है, आया तो ठीक, वैसे इससे मुझे नहीं लगता कि कभी क्वेश्चन बनेगा। फिर उसके बाद नहीं, हाँ, फिर बिफोर गोइंग ऑन टू मॉडलाइजिंगली प्रमोट फ्री ट्रेड एंड लाइजोस्फीयर, तो फ्री ट्रेड और लाइजोस्फीयर को प्रमोट करते हैं। पोस्ट क्रैश इकोनॉमिक्स के बारे में ये बताते हैं, ठीक है। पोस्ट क्रैश इकोनॉमिक्स के अंदर ही इन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया था, ठीक, बुर्जुआनी स्टूडेंट मूवमेंट, बुर्जुआजी से रिलेटेड ये टर्म है। तो बुर्जुआनी स्टूडेंट मूवमेंट इन्होंने लॉन्च किया था, और उस मूवमेंट को किसके अंडर लॉन्च किया था? अंडर द बैनर ऑफ पोस्ट क्रैश इकोनॉमिक्स। पोस्ट क्रैश इकोनॉमिक्स का मतलब पूरा याद मत रखो, सिर्फ पोस्ट क्रैश इकोनॉमिक्स इनका आइडिया है। तो सबसे ज्यादा तो बुक्स ही पूछ सकते हैं। तो किकिंग अवे द लैडर, इन्होंने जुनून में लैडर को किक कर दिया, बस इतना याद रख लो। रिक्लेमिंग डेवलपमेंट, उन्होंने रिक्लेमिंग डेवलपमेंट बुक लिखी थी, इतना जुनूनी आदमी था। और 23 थिंग्स दे डोंट टेल यू अबाउट कैपिटलिज्म, तो उन्होंने बोला मेरे को पता है 23 चीजें पता है जो तुम्हें नहीं पता होगा कैपिटलिज्म के बारे में। मैं तो उतली हो गई, सॉरी। कैपिटलिज्म के बारे में, इकोनॉमिक्स एंड द यूजर्स गाइड, ये 3 इसकी 4 बुक है। तो पहली तो आपको याद हो गई, दूसरी भी आपको डेवलपमेंट से कि वो रिक्लेम कर रहा है, इतना जुनूनी आदमी है, इतना जुनूनी आदमी है कि उसने 23 चीजें बता दी, कि 23 चीजें और बता दी कैपिटलिज्म के बारे में। पहले क्या मार्क्सिज्म नॉन मार्क्सिस्ट कम थे कैपिटलिज्म के बारे में बताने के लिए कि हम 23 चीजें इसकी भी याद रखें? बताओ, इतना जुनूनी आदमी 23 चीजें और ढूंढ डाली। तो इकोनॉमिक्स द यूजर गाइड, और फिर इकोनॉमिक्स के ऊपर उसने पूरा का पूरा गाइड ही बना दिया, इतना जुनून था। ऐसा करके याद हो गया, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में 1% भी आपको रह गया ना, पेपर में आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो अच्छी बात है, मेरे को नहीं लगता ये आएगा, पर एंड्रयू हेवर्ट में है और वो यहीं से क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं कितनी बार, तो आ भी सकता है। अभी ये जुआनतिया इलायस, जुआनता इलायस जो है ये है एक लड़की, लड़की है तो वो फैशन की बात करेगी ही करेगी। इलियास, इलियास एक ब्रांड है, ठीक है, फैशन का, ऐसे याद रख लो। इलियास एक ब्रांड है फैशन का, और वो फैशनिंग इक्वालिटी की बात करती हैं। सबसे बड़ी बात, वो इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी की, सॉरी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की फेमिनिस्ट थिंकर है। तो ये इसका नाम आपको ना, इलियास का नाम आईपीई से रिलेट करना है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आई एम सॉरी, बट इसको बस आपको याद रखो, सिर्फ एक वर्ड याद रख लो, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की फेमिनिस्ट थिंकर कौन है? जुनियांतिया इलियास, जुआनतिया इलियास, जुआनतिया इलियास, ठीक है। और इलियास एक ब्रांड है, फैशनिंग एंड इक्वालिटी इनकी ऐसे याद हो गई। इससे उन्होंने लिबरल इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को क्रिटिसाइज किया था, प्रोग्रेसिव फर्म की बात की थी। बाकी इनकी बुक सारी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात आ रही है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, अब इंटरनेशनल का दूसरा सिनोनियम ग्लोबल भी होता है, आपको पता है, इंटरनेशनल बोलो ग्लोबल बोलो एक कोई गल है। तो ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी मतलब जुनतियाज इलियास, पॉलिटिकल इकोनॉमी आ रहा है जुनतियाज इलियास, ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी जुआनतिया इलियास, और यहाँ पे भी इसके इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जुआनतिया इलियास। सारी बुक में पॉलिटिकल इकोनॉमी वर्ड आएगा, और इलियास की वो बुक होगी, खत्म। फिर रॉबर्ट कॉक्स क्रिटिकल थ्योरिस्ट है, सबको पता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने काम किया था, रिफ्लेक्सिव अप्रोच लेकर चले थे, तो ये पता होना चाहिए रिफ्लेक्सिव अप्रोच किसका है, रॉबर्ट कॉक्स का, क्रिटिकल थ्योरिस्ट है, ये भी पता है। प्रोडक्शन पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर, पीवाईक्यू, रिपीटेड पीवाईक्यू, बहुत बारी ये वाली बुक पूछी जा चुकी है, और इसकी मैंने ट्रिक भी याद कराई थी कि कॉक्स यानी कि फॉक्स, बहुत बारी याद कराई है। ओपिगाबा, एंड्रयू हेवर्ट की, जो जिन्होंने प्लेलिस्ट नहीं देखी देख लेना, उसमें भी बताया है, और पीएचडी एंट्रेंस के जो पीवाईक्यू सॉल्व कराए थे उसमें भी कितनी बार बताया था। अब आप पूरी वो क्या बोलते हैं वीडियो देखोगे नहीं, सिर्फ एक चीज़ के पीछे मुझे भी पता है, तो मैं यहीं बता देती हूँ। फॉक्स होती है लोमड़ी, लोमड़ी होती है बहुत चलाक, चलाक लोमड़ी जो है वो, उसको चाहिए प्रोडक्शन के लिए कि वो किसी को हायर कर ले, कि मेरे को अपना खुद का सामान, जो खाने पीने का सामान है, खुद प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा। वो इतनी चला गया, दूसरे से काम करवाती है और खुद उसका सामान छीन के ले जाती है फिर, ठीक है। वो लोमड़ी प्रोडक्शन की बात करती है। एक लोमड़ी है, उसको पावर की भी जरूरत है, और एक लोमड़ी है वो चाहती है कि सारा काम ऑर्डर में हो, कि भाई मैं पहले ऐसे जाऊंगी, फिर ऐसे जाऊंगी, फिर शेर को चकमा दूंगी और फिर ऐसे भाग जाऊंगी। तो प्रोडक्शन पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर, फॉक्स की स्टोरी हमने याद की थी फॉक्स से। और हाँ, कभी भी इसका ना सबटाइटल नहीं पूछा गया, तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस बार कहीं सबटाइटल ना पूछ ले, या इस बार या आने वाले पेपर एक दो साल में जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो प्रोडक्शन पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर, सोशल फोर्सेज इन द मेकिंग ऑफ हिस्ट्री, ये पूरी बुक का नाम है। आज तक सिर्फ इतना आया है, PPW,
पीपीडब्ल्यू है इसके बुक का नाम, पीपीडब्ल्यू, फिजिक्स वाला नहीं, पीपीडब्ल्यू। तो सोशल फोर्सेस इन द मेकिंग ऑफ हिस्ट्री पूरी बुक का नाम है। सबटाइटल पूछ लेते हैं, जैसे मॉर्गन थॉक की बुक का सबटाइटल पूछा था पॉलिटिक्स अमंग नेशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, तो उसका पूरा टाइटल था स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। एक ऑप्शन तो ये भी था स्ट्रगल फॉर पीस एंड पावर, तो आपको पता होना चाहिए पावर पहले आएगा या पीस पहले आएगा, पीस एंड पावर नहीं होता, पावर एंड पीस है। देन इसमें उन्होंने बताया था रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन 3 पीरियड्स। अब ये 3 पीरियड इनके आ सकते हैं, ठीक है, जो ये प्रोडक्शन, पावर और वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें उन्होंने बोला था कि फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, आइडियाज और इंस्टीट्यूशन के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है। इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप इन्होंने समझाया, और इन्होंने 3 चीज़ों के थ्रू समझाया। पहला, लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमी, दूसरा एरा ऑफ राइवल इंपीरियलिज्म, और तीसरा नियो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। इंटरनेशनल इकोनॉमी, राइवल इंपीरियलिज्म, नियो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर इनकी बुक का नाम है, रॉबर्ट कॉक्स की बुक का नाम। इससे रिलेटेड एक सेम टू सेम स्टेटमेंट आया था वर्ल्ड ऑर्डर का, उसमें उसमें बहुत बड़ा कोट लिखा हुआ था और पूछा था ये कोट किसका है, और उस कोट में मेरे को याद नहीं है, पर उस कोट में ये था कि इसमें वर्ल्ड ऑर्डर भी लिखा था, उसी कोट में पावर वर्ड भी मेंशन था और प्रोडक्शन वर्ड भी मेंशन था। तो बहुत बड़ा कोट था, कोट नहीं पता लेकिन हमें इसकी बुक का भी नाम याद होता, तो जहाँ पे वर्ल्ड ऑर्डर, पावर, प्रोडक्शन जैसे वर्ड आ रहे हैं तो वो रॉबर्ट कॉक्स का ही कोट होगा, ऐसा याद रखना है। और ये रॉबर्ट कॉक्स से पिछली बार 2-3 बार से क्वेश्चन आ रहे हैं अलग अलग, ठीक है, कभी बुक पूछ लेता है, कभी इसका कोट, तो इस बार मुझे लगता है कि ये 3 पीरियड्स ना पूछ लें। तो लिबरल थे, एक राइवल था, एक नियो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर था। लिबरल, नियो लिबरल, लिबरल, नियो लिबरल। तो लिबरल का तो हो गया इंटरनेशनल इकोनॉमी, वर्ल्ड ऑर्डर है तो तीसरा तो आपको वैसे याद हो गया नियो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, और सेकंड जो उन्होंने फेज बताया वो था राइवल इंपीरियलिज्म। कॉक्स ने एक बुक लिखी थी जैकॉब्सन के साथ, कॉक्स ने बुक लिखी जैकॉब्सन के साथ, एनाटॉमी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड अप्रोचेस टू वर्ल्ड ऑर्डर। फिर से वर्ल्ड ऑर्डर, तो भाई वर्ल्ड ऑर्डर का पेटेंट राइट है ना, पेटेंट अब वो रॉबर्ट कॉक्स को ही दे दो, ठीक है, जहाँ पे वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है रॉबर्ट कॉक्स मार्क कर देना। और एनाटॉमी ऑफ इन्फ्लुएंस भी इन्हीं की बुक है जो इन्होंने जैकॉब्सन के साथ लिखी थी, और ये वाली जो थी तिमोथी के साथ लिखी थी, अप्रोचेस टू वर्ल्ड ऑर्डर वाली। एनाटॉमी ऑफ इन्फ्लुएंस की मतलब एक जो कॉक्स होता है, मतलब जो एक फॉक्स होता है, लोमड़ी होती है, वो अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखना चाहती है। क्रिस्टीन चिनकिन, चिनकिन, ओके, तो ये जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की बात करती है, वुमेन फेमिनिज्म एंड इंटरनेशनल लॉ पे इनका काम है। बाउंड्रीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, फेमिनिस्ट एनालिसिस, मैंने बोला ना सब याद नहीं रखना, एक बार ही बस पढ़ जाओ, याद रह गया तो ठीक है, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं लगेगा कि भाई भाई पहली बार नाम सुना है, कॉन्फिडेंस रहेगा पेपर में कि भाई हाँ चिनकिन पिनकिन तो हम पहले भी सुन चुके हैं। द बाउंड्रीज ऑफ चिनकिन एंड हिलैरी चार्ल्सवर्थ, इन्होंने साथ में बुक लिखी थी द बाउंड्रीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अ फेमिनिस्ट एनालिसिस। तो चिनकिन, या अगर आपको कोई लगे ना कि कोई थिंकर लड़की है, तो ज़्यादातर ना मैंने अभी इसमें नोटिस किया कि वो फेमिनिस्ट स्कॉलर है, ठीक है, और इंटरनेशनल फेमिनिस्ट स्कॉलर है। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की वो बात करती है, वुमेन फेमिनिज्म और इंटरनेशनल लॉ की वो बात करती हैं, तो इनका काम ज़्यादातर किस पे है, चिनकिन पिनकिन का इस पे, और फेमिनिस्ट एनालिसिस दिया है इन्होंने इंटरनेशनल लॉ का। तो इंटरनेशनल लॉ मतलब ऐसे आपको शक्ल याद रख लो ना भाई, चिनकिन की शक्ल याद रख लो, ये देखो, है ना, और ये याद रख लो कि भाई ये इनके कपड़े वपड़े से आपको नहीं लग रहा है कि ये लॉयर है, लग रहा है ना लाल काले कोट में, तो लॉयर है, यानी कि मतलब इनकी शक्ल भी याद रहेगी ना तो आपको ईजी रहेगा इसकी बातें समझना कि एक लॉयर है, इंटरनेशनल लॉ की बात कर रही है। इसलिए जेंडर एंड न्यू वॉर, इन्होंने इस मुद्दों पे काफ़ी काम किया है। ये मेरे को PYQ लग रहा है, मैंने कहीं सुना हुआ है, मैंने इनका नाम तो कभी नहीं आया पेपर में, आज तक पूछा नहीं गया, पर जेंडर एंड न्यू वॉर के ऊपर एक कुछ आर्टिकल था मैरी कैलेडोर का, ये पूछा हुआ था मैरी कैलेडोर का, जेंडर एंड न्यू वॉर, तो वो इसी के साथ इन्होंने इशू किया था। देन कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, तो UN में इन्होंने एक जो कन्वेंशन हुई थी उसमें इन्होंने उस कन्वेंशन को ऊपर ये मुद्दा भी उठाया था, जेंडर एंड न्यू वॉर का। कौन सी कन्वेंशन थी, ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, वुमेन के अगेंस्ट जितनी भी प्रताड़नाएं हो रही है सबको खत्म कर दो भाई, चिनकिन ने बोला है। ये कन्वेंशन में पार्टिसिपेट किया था बेसिकली, सेंट्रल लॉ इन एडवाइजिंग द काउंसिल ऑफ यूरोप कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स, ये इतना याद रखना कि इसमें एडवाइजर थी क्या थी, इस्तांबुल कन्वेंशन में पार्टिसिपेट किया था, मेकिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ इनका फेमस वर्क है, मेकिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वो तो हमने ऐसे याद कर लिया, बाउंड्रीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड मेकिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, दोनों ही किसका है, चिनकिन का है, चिनकिन का है, मतलब चिनकिन पिनकिन वो एक लॉयर है और वो इंटरनेशनल लॉ की बात कर रही है, बस जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ वर्ड है तो याद कर लेना कि चिनकिन हमारी एक लॉयर है। जगदीश भगवती,
ये है हमारे की थ्योरिस्ट इन डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंटल थ्योरीज की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन से हैं? सुजैन जॉर्ज और जगदीश भगवती। ये आ सकता है, इंडियन है, इंडिया टुडे से ये क्लिप ली गई है, ये रहे वो। और इनका नाम आपने सुना होगा, आप इंडियन हो भाई, सुना होगा। ग्लोबलाइजेशन हैज अ ह्यूमन फेस, ये बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है, आ भी सकता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हैज अ ह्यूमन फेस इवन दो दिस नीड्स टू बी मेड मोर एग्रीएबल। तो अगर पूछा जाए कि किसने बोला है ग्लोबलाइजेशन का एक ह्यूमन फेस है, तो जगदीश भगवती ने बोला है। अब यहाँ पे कोई इंग्लिश थिंकर तो है नहीं, इंडियन थिंकर है, और आप हो गए नेशनलिस्ट। नेशनलिज्म की भावना सब में होती है, बाकियों को कोई हम पहचाने ना पहचाने, अपने इंडियन थिंकर को तो पहचान लेते हैं। तो इसके लिए मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगी, सिर्फ ये कि भाई भगवती ने बोला है ग्लोबलाइजेशन का ह्यूमन फेस है, हमारे इंडियन थिंकर ने बोला है, याद रख लो। वैसे ही आईआर में इंडियन थिंकर बहुत कम पढ़ते हैं। देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया को इन्होंने इनकरेज किया, इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए। अब कोई थिंकर इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आ रहा है तो वो इंडियन ही होगा, जगदीश भगवती थे वो। डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करी, टर्माइट्स इन ट्रेडिंग सिस्टम, ये इनकी 2 बुकें हैं, आ सकती हैं, याद रह जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। वो इतनी तेज भागे, भगवती इज लाइक भाग, ठीक है। वो भागे भागे भागे, क्यों भाग रहे हैं? वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन से, वो भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। और टर्माइट्स इन ट्रेडिंग से, टर्माइट्स होता है ना कि जैसे लकड़ी में वो लग जाती है, क्या बोलते हैं वो, हिंदी नहीं याद आ रही मुझे अभी, टर्माइट लग जाती है लकड़ी में, तो वो उसने बोला कि वैसे ट्रेडिंग सिस्टम में ना टर्माइट लग चुकी है, भागो। अब टर्माइट से बहुत डरते थे, ठीक है, तो टर्माइट देखते ही भागे भागे भागे, और वो डिफेंस कर रहे हैं अपना टर्माइट से, ठीक है। बस ऐसे ही याद रख लो। देन सुजैन जॉर्ज भी डेवलपमेंटल थ्योरिस्ट है, और ये मैं अभी ऐसी ट्रिक बना दिया, मैंने पहले से नहीं सोची थी, अभी पढ़ते पढ़ते ऐसे दिमाग में आ गई। माइल डेवलपमेंट पॉलिसीज ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की जितनी भी मैल डेवलपमेंट पॉलिसीज थी, उसको उसने क्रिटिसाइज किया। मैल क्या होता है? मैल इज अ नेगेटिव वर्ड, जो कि नेगेटिव पॉलिसीज थी बेसिकली, डेवलपमेंट पॉलिसीज, उसको सुजैन जॉर्ज ने क्रिटिसाइज किया था। और उनकी बुक का नाम है हाउ द अदर हाफ डाइज, कि बाकी मेरा आधा हिस्सा कैसे मर गया, अ फेट वर्स देन डेथ, तो मेरा जो डेस्टिनी है वो डेथ से भी बदतर है। अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल इफ, अब इसने आधे में नाम को छोड़ा, मुझे भी नहीं पता, आगे कुछ इफ के आगे कुछ लिख तो सकती। इंडियन वर्ल्ड इज पॉसिबल इफ, इंडियन वर्ल्ड कह रही सॉरी, अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल इफ। अब इफ क्या पता नहीं। तो ऐसे अजीब अजीब गरीब नाम है इसकी बुक के। सुजैन जॉर्ज है इनका नाम, सुजैन, क्योंकि सुजैन काफ़ी अच्छे से क्यूट सा नेम है। सुजैन जो है वो बेचारी मर गई है, उसका जो, क्यों वो मरी, क्यों? क्योंकि उसने ना बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया था, डेट ले लिया था, और उसको पता कि मेरा फेट तो पूरी तरीके से ख़त्म, फेट होता है हमारी डेस्टिनी, हमारी किस्मत बहुत वर्स हो चुकी है। और कहती है काश इस जन्म में तो मैं अपना कर्जा चुका नहीं पाई, दूसरे जन्म में चुका पाऊंगी इफ़ पॉसिबल, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं अगले जन्म में ये कर्जा चुका दूंगी, अभी मैं मरने चाह रही हूँ, तो वो मर जाती है, डाई। देखा मैंने कितनी अच्छी कहानी बनाई है ना। थैंक यू थैंक यू। तो ये 3 कहानी, ये इसकी 3 बुक, और सुजैन नाम की बंदी ने बहुत कर्जा ले लिया था, ठीक है, वो मर गई, और उसने बोला कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में पॉसिबल हुआ तो चुका दूंगी। तो ये तीनों इसकी बुक हो गई। जेफरी सच, जेफरी सच है जो सच बोलते हैं भाई, जो सच ही उन्होंने ये बोला कि मैं ये सच बोलना चाहता हूँ कि एक्सट्रीम पॉवर्टी की सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वो बहुत ना फेवर करते हैं, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत सही है, और अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करें तो एक्सट्रीम जो पॉवर्टी है वो, एक एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर, ये जो गोल है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो हम कामयाब हो जाएंगे, मतलब हम होंगे कामयाब एक दिन। उसने इतना सच बोला कि हम होंगे कामयाब। क्यों कामयाब होंगे? कि हम अपनी पॉवर्टी और हंगर को खत्म कर पाएंगे अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अच्छे से करें। तो ये सच उन्होंने बताया, और इसलिए उनकी बुक का नाम था एंड ऑफ पॉवर्टी, इन्वेस्टिंग इन डेवलपमेंट। पॉवर्टी को खत्म करना है तो डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करो। कॉमनवेल्थ, तीसरी बुक क्या है? कॉमनवेल्थ। और पॉवर्टी को खत्म करना है तो वेल्थ तो चाहिए, पैसा तो चाहिए पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, डेवलपमेंट भी चाहिए, तो ये 3 बुक आपस में इंटर कनेक्ट हो गई। एंड ऑफ पॉवर्टी, इन्वेस्टिंग इन डेवलपमेंट, कॉमनवेल्थ। सच बोला, सच किससे रिलेटेड बोला? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हमें याद आएंगे मिलियन डेवलपमेंट गोल्स, SDG और MDG, दोनों ही किसके हैं? जेफरी सच के हैं। ओके, अमर्त्य सेन की आपको मैंने पूरी की पूरी बुक्स याद करा चुकी हूँ ऑलरेडी। पॉवर्टी एंड फेमाइन, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, आइडिया ऑफ जस्टिस फेमस है इनका। कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन का काफ़ी फेमस है, इकोनॉमिक थिंकर है, इकोनॉमिक्स है सॉरी। देन इन्होंने आइडिया दिया था कैपेसिटी, फ्रीडम एंड चॉइस का। तो 3 आइडियाज थे इनकी, कैपेसिटी,
फ्रीडम एंड चॉइस। हमारे पास चॉइस होनी चाहिए कि, और हम इतने कैपेबल हों कि हम अपनी कैपेबिलिटी के दम पे कोई काम कर सके अपने, और उस कैपेबिलिटी को एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास फ्रीडम हो, फ्रीडम ऑफ चॉइस हो बेसिकली। तो ये 3 कीवर्ड्स याद रखना अमृत सेन के। क्या है? कैपेबिलिटी, अप्रोच सबको पता है, तो इसमें 3 आइडिया, कैपेसिटी, फ्रीडम, चॉइस। 3 बुकें, पॉवर्टी एंड फेमाइन। फेमाइन क्या, पावर्टी वाला तो आपको मैंने बोला कि पावर्टी खत्म कौन करना चाहता था, वो सच से, जेफरी सच, लेकिन वहाँ पे वो फेमाइन वगैरह की थोड़ी बात कर रहे हैं, वो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अब पावर्टी एंड फेमाइन जहाँ पे आ जाए, तो फेमाइन आएंगे हमारे अमृत्य सेन, डेवलपमेंट एज फ्रीडम एंड आइडिया ऑफ जस्टिस। ईजी है, बहुत पुरानी बुक्स हैं, सबको पता होती हैं, इसलिए कोई ज़्यादा नहीं बता रही। मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस भाई देखो भाई कितना सही बंदा है, देख रही है फोटो। तो ये ग्रामीण बैंक के क्या है, फाउंडर, जिन्होंने ग्रामीण बैंक की शुरुआत करी। ये है हमारा PYQ, ठीक है, पीएचडी एंट्रेंस में आया हुआ है। तो क्योंकि इस बार पीएचडी एंट्रेंस का भी हो रहा है ना, इसलिए साथ साथ बता रही हूँ। ग्रामीण बैंक की शुरुआत मोहम्मद यूनुस ने करी है भाई, बैंकर टू द पुअर। ये ग्रामीण बैंक की शुरुआत करी है, तो बैंक से ही रिलेटेड इनकी बुक है, बैंकर टू द पुअर, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी। ऐसा वर्ल्ड बनाऊंगा कि जहाँ पे पॉवर्टी ना हो, मोहम्मद यूनुस बोल रहे हैं। बिल्डिंग सोशल बिजनेस क्रिएट करूंगा, और उसी बैंक से, उसी ग्रामीण बैंक का इस्तेमाल करके मैं अपना सोशल बिजनेस बनाऊंगा, ऐसा, ठीक है। सो ये बस सिर्फ ग्रामीण बैंक याद रखो, ग्रामीण बैंक से रिलेट कर लो इनकी स्टोरी, बैंकर है, और क्रिएटिंग अ वर्ल्ड पॉवर्टी विदाउट पॉवर्टी, बिल्डिंग बिल्डिंग सोशल बिजनेस। अब ट्रिक्स का भी मैं बताने लगी ना, तो ट्रिक्स को ही याद करने के लिए आपको एक और ट्रिक लग जाएगी, इतनी सारी ट्रिक्स को याद करने के लिए एक और ट्रिक बनानी पड़ेगी। तो हर किसी की ट्रिक याद नहीं करेंगे, याद रह गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, टाटा बाय बाय। ग्रीन पॉलिटिक्स के कौन से थ्योरिस्ट है? शू मैचर। शू मैचर का सबको पता है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, बहुत बारी पीवाईक्यू में आ चुकी है, ठीक है। पीवाईक्यू को 2-3 बारी रट लोगे ना, तो आधी बुक तो ऐसे याद हो जाएंगी। ये बुद्धिस्ट इकोनॉमिक फिलोसफी देते हैं, और ये मोरालिटी और राइट लाइवलीहुड की बात करते हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल सबको पता है, पर ये नहीं पता होगा कि बुद्धिस्ट इकोनॉमिक फिलोसफी किसकी है, तो वो है शू मैचर की, ठीक है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है, छोटा हो पर अच्छा हो, तो शू मैचर, मैच करना चाहते हैं आपसे, वो मैच मेकिंग करना चाहते हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अर्नेस्ट नास, अर्नेस्ट नास आप पढ़ते हैं, डीप इकोलॉजी के फेमस थिंकर, ठीक है। ये स्पिनोजा, गांधी और बुद्धा से इन्फ्लुएंस थे। इनकी बुक का नाम है इकोलॉजी, कम्युनिटी एंड लाइफस्टाइल। इकोलॉजी, कम्युनिटी एंड लाइफस्टाइल किसकी बुक है? अर्ने नास की बुक है। इन्होंने नास मचा दिया था। डीप इकोलॉजी का मतलब सबको पता होगा कि नेचुरल ऑर्डर हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू, कि जो भी करना है भाई नेचर को सेंटर में रख के करो, नेचर के बारे में सोच के करो। शैलो इकोलॉजी होती है जिसमें वो एंथ्रोपोसेंट्रिक होती है, जिसमें ह्यूमन को सेंटर में रखा जाता है, और फिर ह्यूमन का ध्यान रखते हुए बाकी चीज़ें नेचर के लिए की जाती है। भाई कि अगर हम नेचर के लिए पेड़ नहीं उगाएंगे तो ह्यूमन मर जाएंगे, तो वो उसमें भी अपना फायदा देख रहे हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर वो शैलो इकोलॉजिस्ट है, वो एंथ्रोपोजेनिक है, मतलब कि वो ह्यूमन को सेंटर रख रहे हैं। यहाँ पे अन्य नाज जो है वो डीप इकोलॉजिस्ट हैं, वो बोलते हैं कुछ भी हो, पहले इन्वायरमेंट सबसे पहले है, फिर लोग हैं, ठीक है। तो नेचुरल ऑर्डर की इंट्रिंसिक वैल्यू, इकोलॉजी, कम्युनिटी एंड लाइफस्टाइल, अन्य नाच की बुक है। बहुत लोगों ने ये बुक नहीं सुनी होगी शायद, क्योंकि हम इसको डीप इकोलॉजी तक ही पढ़ते हैं और उसी को मार्क करके आ जाते हैं। पर इनकी बुक का नाम याद रख लेना, ECL। ओके, इकोलॉजी के थिंकर हैं, आपको वैसे याद रह जाने चाहिए। गारेट हार्डिन, गारेट हार्डिन, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, देखा ये PYQ है, और यूनिक थिंकर्स में ये PYQ आया हुआ है। तो हार्डिन जो है वो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की बात करते हैं। अब इसके लिए जो ट्रिक है वो है हार्ड, भाई बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, तो बोलते हैं ना रैप में, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। ये इतना मतलब वो बोलते हैं कि यार बहुत सख्त है यार, क्या ही करूँ मैं, मतलब ट्रेजेडी हो गई उनकी लाइफ में कि यार सारी चीज़ें मेरी लाइफ में इतनी हार्ड क्यों हो रही हैं, ठीक है। जो भी काम करने जाता हूँ इतना मुश्किल हो जाता है वो काम मेरे लिए, हार्ड वर्क करना पड़ता है उसके लिए, तो हार्ड है। तो मतलब बोलते हैं कि मेरी लाइफ में इतनी ट्रेजेडी है, मेरे लिए हर चीज़ हार्ड है। तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स किसकी हो गई? हार्डिन की। इन्वायरमेंटल डेंजर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, और वो वार्न करते हैं अगेंस्ट इन्वायरमेंटल डेंजर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा हार्म होता जा रहा है। तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल थ्योरिस्ट है, तो वो बोलेंगी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी इन्वायरमेंट को उतना ही डेंजर होगा, ठीक है, एनवायरमेंट के लिए उतना ही हार्ड होगा। तो भाई लोगों को बोलते हैं भाई तुम ज़्यादा हार्ड मत हो अपने ऊपर, पॉपुलेशन को कम करो, ठीक है। और वो आर्ग्यूमेंट देते हैं अगेंस्ट द डॉगमा दैट ऑल कल्चर्स आर इक्वली गुड एंड वैल्यूएबल। तो इस बात के तो वो कतई खिलाफ थे। तो वो बोलते हैं कि जो लोग बोलते हैं ना कि सारे कल्चर अच्छे होते हैं, सारे कल्चर उतने ही वैल्यूएबल हैं, फिर किसी कल्चर में ये लिखा हो कि भाई हाँ पेड़ को काटना अच्छी बात है, तो क्या वो गुड और वैल्यूएबल हो गया? नहीं, पेड़ की सेक्रीफाइस दे दो, एनिमल्स को मार दो, ये थोड़ी होता है।
तो ये बोलते हैं कि सारे कल्चर इक्वली गुड और वैल्यूबल, जो ये बोलते हैं लोग, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स गैरेट हार्डन की बुक है, लाइफ बोट एथिक्स गैरेट हार्डन की बुक है। तो बोलते हैं मेरी लाइफ इतनी हार्ड है ना भाई, मैं क्या ही बताऊँ, मेरी लाइफ में ट्रेजेडी चल रही है और मेरे को एक लाइफ बोट चाहिए उससे बचाने के लिए। मेरे को मतलब इस त्रासदा, ट्रेजेडी आई गेस त्रासदा होती है, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, बता देना। तो इतनी ट्रेजेडी है मेरी लाइफ में कि भाई बहुत हार्ड हो चुकी है, मेरे को एक लाइफ बोट, एक लाइफ सेवर चाहिए जो मुझे इस ट्रेजेडी से बचा सके। लाइफ बोट चाहिए उसे। तो ये दोनों बुक्स किसकी हो गई? लाइफ बोट चाहिए ट्रेजेडी से बचाने के लिए, क्योंकि उसकी लाइफ बहुत हार्ड है, तो हार्डन की ये दोनों बुक्स हो गई। मोरे बुकचन वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल इकोलॉजी। अब ये मत हंसना है क्या लिखा है, इकोलाला, मैंने नहीं लिखा, इसने बोला ये आइडिया। सोशल इकोलॉजिस्ट के थिंकर है, ये पीवाईक्यू है। मोरे बुकचन पे बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है। इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम पीवाईक्यू बुक है इनकी। री इंचेंटिंग ह्यूमैनिटी आज तक तो आई नहीं है, आ सकती है नई बुक, कोई पूछ नहीं हो तो री इंचेंटिंग ह्यूमैनिटी मोरे बुकचिन। बुक्स की आइडिया से कोई याद रख लो कि बुक है कोई आपकी, आपने कोई बुक खरीदी, उस बुक का नाम था सोशल इकोलॉजी की बुक खरीदी आपने, और उस पर आप बुक पढ़ के गाना गाने लग गए, इको ला ला इको ला 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 ला। तो ऐसे बुक पढ़ के आपको गाने याद आ रहे हैं, बताओ। और मिस्टिकल आइडियाज ऑफ डीप इकोलॉजी, ये भी डीप इकोलॉजी के क्रिटिसाइज करते हैं वो, ठीक है। अन्य नासिस के जो है वो फेवर में है, लेकिन मोरे बुकचिन कहते हैं भाई डीप इकोलॉजी तो हमसे ना हो पाएगा, ठीक है, कि सब कुछ इन्वायरमेंट का देख के करें, फिर तो हम अपनी लाइफ कब जिएंगे। तो इसको वो क्रिटिसाइज करते हैं मोरे बुकचिन, और भी बुक भी लिख देते हैं उसके ऊपर कि भाई हमसे ना हो पाएगा सोशल इकोलॉजी, ठीक है, पर हम डीप इकोलॉजी में नहीं मान सकते। तो बुक लिख देती। ग्रीन पॉलिटिक्स, ग्लोबल कॉमन्स, एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म, ये कीवर्ड्स है, आप सबको पता ही होगा। इको फेमिनिस्ट थिंकर, इको फेमिनिस्ट मतलब होता है कि जो इकोलॉजी में माने, लेकिन वो नेचर को एज अ फेमिनाइन ट्रीट कर रहे हैं, कि नेचर जो है हमारी माँ है, हमारी मदर है, फेमिनाइन है, ठीक है, सेंसिटिव मानते हैं नेचर को। तो जैसे औरतों को सेंसिटिव मानते हैं, वैसा इको फेमिनिस्ट हो गए। कैरोलिन मर्चेंट, वंदना शिवा, पेपर में आ चुका है, 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, इवन 2022 में भी आया था शायद। तो कैरोलिन मर्चेंट है, फीमेल नेचर को एज अ मदर मानती है कि ये नेचर हमारी माँ है, प्रकृति हमारी माँ है। और ये बात करती हैं डोमिनेंट मॉडल ऑफ नेचर जो होता है, जो भी डोमिनेट कर रहा है उसको वो मेल फिगर बोलती हैं, ठीक है, कि जो डोमिनेट कर रहे हैं, जो नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो मेल, और जो फीमेल है वो जो नेचर को बचा के रख रहे हैं वो फीमेल, ठीक है। ऐसे उन्होंने एक नाम दे दिया और नेचर को उन्होंने मदर बोला, किसने? मर्चेंट ने। अब इसकी ट्रिक बताऊंगी, रुक जाओ। दैट इमर्ज आउट ऑफ द साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड द राइज ऑफ मार्केट सोसाइटी। तो उसने बोला जब से साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया है, जब से मार्केट सोसाइटी का राइज हुआ है, हमारे इन्वायरमेंट को इतना हार्म हो रहा है भाई, नेचर के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा, नेचर की डेथ हो चुकी है भाई, नेचर खत्म हो चुका है। तो अब ये कैसे याद करें भाई? मर्चेंट पता है, मर्चेंट नेवी शिप होती है, जो सारे मर्चेंट नेवी शिप में बैठ के जा रहे हैं, ठीक है। मान लो एकदम से तूफान आ गया, क्या होगा? सारे मर गए। और पेपर में क्या आएगा भाई? नेचुरल डेथ हुई थी, क्योंकि सारे मर्चेंट जा रहे थे अपनी नेवी शिप में और एकदम से नेचुरल डेथ हो गई उनकी। तो मर्चेंट की नेचुरल डेथ हुई, तो डेथ ऑफ नेचर, मतलब नेचर की वजह से डेथ हुई। और क्योंकि नेचर ने अपना रेडिकल रूप धारण कर लिया था, जब नेचर अपना रेडिकल रूप धारण करता है तो सारे मर्चेंट तो मरेंगे, जैसे टाइटेनिक डूबी थी। तो डेथ ऑफ नेचर और रेडिकल इकोलॉजी, कैरोलिन मर्चेंट की। वंदना शिवा हमारी फेवरेट थिंकर, जो आई थी अभी पेपर में भी और वैसे भी अच्छी हैं। तो ये हमारी बात करती है, बायोटेक्नोलॉजी को क्रिटिसाइज करती हैं। तो बायोटेक इंडस्ट्री को कौन क्रिटिसाइज करता है? वंदना शिवा। शिव जी, देखो इन्होंने बिंदी भी कितनी शिव जी जैसी लगाई है, इतनी मोटी मोटी सी, जैसे इनकी तीसरी आंख होगी, है ना, तो इनके नाम से ही है इनकी शक्ल भी। तो शिवा इज लाइक शिव जी की। तो वो कहती है बायोटेक इंडस्ट्री बहुत खराब है भाई, जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को हार्म हो रहा है, पावर्टी बढ़ती जा रही है भाई, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ बोलती है कि बायोडाइवर्सिटी हार्म हो रही है, पावर्टी बढ़ती जा रही है जब से ग्लोबलाइजेशन आया है। मोनोकल्चर्स ऑफ माइंड एंड स्टोलन हार्वेस्ट, ये दो इसकी बुक है वंदना शिवा की। तो मोनोकल्चर्स ऑफ माइंड, तो माइंड सबसे ज्यादा दिमाग, सबसे ज्यादा माइंड जो होता है यहाँ पे होता है बीच में, ये जिसने बिंदु लगाई है ना, एकदम बीच में बोलते हैं ना, दोनों आंखों के बीच में जो हमारा माइंड होता है। और शिव जी के पास सबसे ज्यादा माइंड है, जो उनकी तीसरी आंख खुल गई, उनका माइंड खुल गया भाई, तो क्या ही हो जाएगा, है ना। तो मोनोकल्चर्स ऑफ द माइंड किसकी हो गई? और कल्चर में हमारे अपने कल्चर में शिव जी को बहुत माना जाता है। तो ऐसे याद कर लो कि कल्चर में हमारा एक ही कल्चर, मोनो होता है एक, ठीक है, मोनोकल्चर हमारा एक ही कल्चर है जिसमें हम शिव जी को बहुत मानते हैं। और उनका माइंड अगर खुल गया ना भाई, उनके बीच की तीसरी आंख खुल गई तो खत्म है सब। तो स्टोलन हार्वेस्ट, और उनके सामने तो कोई चोरी भी नहीं कर सकता, शिव जी के सामने कोई चोरी भी नहीं कर सकता। स्टोलन हार्वेस्ट, स्टोल, ठीक है। बहुत ही लॉजिकल ट्रिक थी, आई नो, बट ठीक है। एरिका गुडवर्थ, मेरे को तो ऐसा भाई याद हो जाता है, अब तुम्हें याद होना हो मुझे नहीं पता।
एरिका वुडवर्थ है, ऑपरेशन और इन्वायरमेंटल हार्म्स की बात करती हैं। पोर्नोग्राफी एंड मीट इंडस्ट्री के खिलाफ वो बोलती हैं। ह्यूमन सोशल रिलेशनशिप को वो कंपेयर करती है विद नॉन ह्यूमन एनिमल्स। अब इस बात में मुझे हंसी आई थी कि कौन सा एनिमल भाई ह्यूमन होता है, सारे एनिमल्स जो है वो नॉन ह्यूमन ही तो होते हैं। अब यहाँ पे अलग से नॉन ह्यूमन लिखने की क्या जरूरत थी, ये तो उसी एनिमल में ही इंट्रिंसिक है कि वो एनिमल है तो वो नॉन ह्यूमन ही होगा। बस ये इनको बस फैंसी वर्ड यूज करना है, कुछ तो नॉन ह्यूमन एनिमल्स लिख दिया बच्चों को परेशान करने के लिए, हद्दी हो गई। तो उसमें बोलते हैं Coodworth research explores intersecting operation and environmental harms। तो Coodworth जो है वो ऑपरेशन की बात करती हैं, इन्वायरमेंट को जो हार्म हो रहा है उसकी बात करती है। ये भी इको फेमिनिस्ट है, एरिका कुडवर्थ। कि मेरी इतनी वर्थ है ना, मेरी इतनी वर्थ है कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरे को मीट नहीं पसंद, ठीक है। और ह्यूमन सोशल रिलेशन को जो तुम एनिमल्स के साथ रिलेट करते हो उसके खिलाफ वो बोलती है, पोर्नोग्राफी के खिलाफ वो बोलती है। डेवलपिंग इको फेमिनिस्ट थ्योरी, ठीक है। वो बोलते हैं कि जो पोर्नोग्राफर्स होते हैं ना, पोर्न में जो होते हैं उनकी कोई वर्थ ही नहीं होती, ये हो गया। और उनकी बुक हो गई डेवलपिंग इको फेमिनिस्ट थ्योरी, पोस्ट ह्यूमन इंटरनेशनल रिलेशंस, इमेंसिपेटरी प्रोजेक्ट ऑफ पोस्ट ह्यूमनिज्म। पोस्ट ह्यूमन पोस्ट ह्यूमन पोस्ट ह्यूमन, इनकी किसकी बुक है, पोस्ट ह्यूमन वर्थ की बुक है, ठीक है। ह्यूमन के बाद क्या, तो ये इसके ह्यूमन के बाद तो कोई वर्थ ही नहीं है, पोस्ट ह्यूमन मतलब ह्यूमन के बाद क्या, तो उसकी कोई वर्थ नहीं है। सिंथिया लॉय बनाना बीचेस एंड बेसिस, बहुत अच्छी बुक लिखी थी इन्होंने, मिलिट्री एंड वॉर के ऊपर ये पूरी बुक लिखी है, जिसमें वो बनाना जो है मतलब बहुत उसमें वो एडल्ट में लिखा है उसने, बनाना भी कि कैसे रेप होता है वुमेन्स के साथ ड्यूरिंग वॉर, ठीक है। तो यहाँ पे बनाना, जहाँ तक मुझे आइडिया है उसको उन्होंने उससे मेल बॉडी पार्ट से रिलेट किया है, बेसिस और बीचेस को उन्होंने वुमेन बॉडी पार्ट्स के साथ रिलेट किया है वैसा, ठीक है। तो कि कैसे कैसे उसके साथ रेप हुआ, मिलिट्री और वॉर, इन सब के ऊपर ये बुक लिखी गई थी, काफ़ी अच्छी बुक है, पढ़ना किसी दिन। और इसके अलावा जो उनकी और फेमस बुक है वो, ये तो PYQ है पहले बता दो, ठीक है। मैन्यूवर्स द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑफ मिलिटराइजिंग वुमेन्स लाइव्स एंड द बिग पुश, पूरी बुक का नाम है मैन्यूवर्स द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑफ मिलिटराइजिंग वुमेन्स। मिलिट्री की बात आ जाए, वुमेन की बात आ जाए तो सिंथिया एंड लॉय ही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूरा तो नहीं लिखा होगा, अगर सिर्फ कभी मैन्यूवर्स ही लिखा हो तो क्या ही करोगे, याद कर लो यार, क्या कर सकते हैं। सिंथिया एंड लॉय का है मिलिट्री, यार मेरे को तो याद रहता है मिलिट्री और उससे, क्योंकि मैं तो बहुत ना वो ऐसी हूँ पेट्रोटिक बंदी, मेरे को हमेशा से आर्मी में जाना था, तो मेरे को आर्मी या मिलिट्री जैसे वर्ड आते हैं ना उससे रिलेटेड वो तो याद हो ही जाता है। द सिंथिया एंड लॉय मेरी जैसी है, और मिलिट्री की बात करती है, मिलिट्री वुमेन, वुमेन जो होती है मिलिट्री में कैसा रोल प्ले करती है। द बिग पुश, एक्सपोजिंग एंड चैलेंजिंग द persistency ऑफ पेट्रियार्की। तो द बिग पुश और मैन्यूवर्स सिंथिया एंड लॉय की बुक है, बनाना बीचेस एंड बेसिस सबको पता ही है ऑलरेडी। बिग पुश, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं थी, तो ऐसे याद कर लो। नेशनलिज्म के थिंकर एनएस गैलनर, ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। नेशन एंड नेशनलिज्म करके एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट नहीं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की प्लेलिस्ट है, उसमें है यूरोपियन नेशनलिज्म एंड ये वाला, तो अब वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। बस 2 पेजेस और बचे हैं, 20 पेजेस हमने कर लिए। और अर्नेस्ट गेलनर जो है वो नेशनलिज्म के थिंकर है, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की क्या नीड है फॉर होमोजीनियस लैंग्वेजेस एंड कल्चर, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है। लेजिटिमेशन ऑफ बिलीफ, नेशन एंड नेशनलिज्म, PYQ, किसकी बुक है, अर्नेस्ट गैलनर की। कल्चर आइडेंटिटी एंड पॉलिटिक्स, रीजन एंड कल्चर, लेजिटिमेशन ऑफ बिलीफ। तो अर्नेस्ट मतलब से पता है मुझे क्या याद आता है, एवरेस्ट। अर्नेस्ट वर्ड से पता नहीं क्यों एवरेस्ट याद आता है, और अर्नेस्ट का मतलब भी यही होता है इंग्लिश में, हाईएस्ट, एकदम हाईएस्ट पीक होती है ना वो अर्नेस्ट होती है, सबसे ऊंचा, वो सबसे ऊंचा, तो सबसे ऊंचा हमारा एवरेस्ट। और इसके नाम से भी एस टी आ रहा है एवरेस्ट में, एवरेस्ट वर्ड बी से शुरू होता है, इसके नाम में भी ST आ रहा है, तो मुझे ऐसे याद रहता है ये। तो एवरेस्ट का ना मैंने क्या एक बनाया था कि नेशन एंड नेशनलिज्म, ठीक है, मैं एवरेस्ट चढ़ूंगा अपने नेशनलिज्म की वजह से, मतलब मेरे अंदर इतना नेशनलिज्म है कि भाई मेरे को अपनी आइडेंटिटी बनानी है और मेरे को एवरेस्ट चढ़ना है, वहां पे जाके मेरे को अपना झंडा गाड़ के आना है, कुछ भी हो जाए। तो मेरे को सब अंडर एस्टिमेट करते थे कि भाई तू एवरेस्ट तो नहीं चढ़ पाएगा ना, या फिर नहीं चढ़ पाएगी। तो मैंने उसको क्या किया, लेजिट, वो आजकल जो जेंजी वाली जनरेशन है वो ज्यादा वर्ड यूज करते हैं, इवन मैं भी जेंजी हूँ, तो बोलते हैं ना लेजिट, लेजिट ये तो हो ही नहीं सकता, लेजिट तूने करके दिखा दिया भाई, तो लेजिटिमेशन ऑफ बिलीफ। तो मैंने बोला अब तो मैं लेजिट बिलीफ है मेरे अंदर कि मैं तो चढ़ूंगी एवरेस्ट, और मैं अपने नेशनलिज्म, मतलब अपने नेशन को प्राउड फील कराऊंगी, ठीक है। मेरे अंदर वो नेशनलिज्म की भावना है कि मैं चढ़ के अपना झंडा गाड़ के आऊँ, और मेरे को अपनी एक आइडेंटिटी सेट करनी है, वहाँ पे अपना झंडा गाड़ के आना है एवरेस्ट पे जाके, और मेरे को अपने कल्चर को भी रिप्रेजेंट करना है। तो उनकी बुक हो गई कल्चर, आइडेंटिटी एंड पॉलिटिक्स। देन रीजन एंड कल्चर,
तो उन्होंने बोला देखो भाई मेरे में रीजन है, बिलीफ है, कल्चर को मेरे को अपना रिप्रेजेंट करना है। अर्नेस्ट केलनर, रीजन एंड कल्चर, मेरे में रीजन है तभी तो जा रहा हूँ, कोई सोच समझ के ही जा रहा हूँ, ऐसे तो कोई पागल तो हूँ नहीं एवरेस्ट चढ़ जाऊंगा। मेलकॉम एक्स, अब इसकी एक अच्छी कहानी है, जैसे यू कैन कॉल मी एक्स, मिस्टर एक्स सुना होगा आपने, तो अब इसका किसी का सरनेम एक्स कैसे हो सकता है? तो भाई इसका सरनेम एक्स था नहीं, इसने नेशन ऑफ इस्लाम मूवमेंट ज्वाइन किया था, बाद में इसने अपना सरनेम बदल के एक्स रख लिया था। ठीक है, यही सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने हाईलाइट नहीं करी ना, और ना ही वो पेपर में आएगी, पर मेरे को इंटरेस्टिंग कहानी लगी तो मैंने बता दिया। फिर बाद में इसने अपना नाम बदल के मलिक एल शबाज रख दिया था। और क्यों रखा था? जो अलजा मोहम्मद थे ना, उन्होंने बोला था कि जब तक भाई तुम्हें फ्रीडम नहीं मिल जाती ना स्लेवरी से, तब तक हम सारे अपना नाम बदल के सरनेम एक्स रख लेंगे, और जिस दिन हम अपना नाम बदलना होगा उसमें हम अपना मुस्लिम नाम बदल देंगे। तब तब तक हमारा नाम, अपना नाम हम मुस्लिम नाम में चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे जो थे उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, मुस्लिम से वो बना दिया गया था दूसरा क्रिश्चियन, ऐसे ऐसे नाम रख लिए गए थे। तो जब तक हम अपना नाम नहीं बदल लेते मुस्लिम नेम में, ठीक है, ट्रेडिशनल मुस्लिम नेम में, तब तक हम सब अपना हर कोई अपना सरनेम एक्स रख लेगा। तो मेलकॉम ने अपना सरनेम एक्स रख लिया था नेशनल नेशन ऑफ इस्लाम मूवमेंट के तहत। इनका बाद में इन्होंने अपना नाम रखा मलिक ए शहबाज, पर इनको फेमसली जाना जाता है मिस्टर एक्स के नाम से या मेलकॉम के नाम से। मलिक ए शहबाज बहुत कम लोगों को नाम पता है इनका। तो अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट के ये लीडर रह चुके हैं, ब्लैक नेशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं। देख लो भाई मिस्टर एक्स की शक्ल देख लो, आपको पता चल जाएगा कि ये ब्लैक नेशनलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं शक्ल देख के। ब्लैक में अमेरिकन जो है वो चाहते थे कि ये चाहते थे कि जो ब्लैक अमेरिकन हैं उनकी खुद की सरकार हो, खुद का एक इंडिपेंडेंट नेशन हो। इसके अलावा एक और कौन था जो रेसिस्ट सेपरेटिज्म में मानता था? थोड़ी देर पहले बताया था कि एक और थिंकर है जो रेसिस्ट था, और वो बोलता था कि नहीं भाई हमें अपना खुद का इंडिपेंडेंट नेशन, खुद की गवर्नमेंट चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना या पीछे स्क्रॉल करके देखना वापस क्या नाम था, अब आप खुद बताओगे उसका नाम। देन ऑटोबायोग्राफी ऑफ मॉलकम एक्स, बस इसका तो यही है, नाम में ही सब कुछ है, इसकी बुक में कुछ है ही नहीं खास। बेनेडिक्ट एंडरसन, इमेजिन कम्युनिटी, सबको पता ही है। वो बोलते हैं कि नेशन, हाँ ये आ सकता है, नेशनलिस्ट एंड नेशनलिज्म एज कल्चरल आर्टिफैक्ट्स, किसने बोला है? तो बेनेडिक्ट एंडरसन ने बोला है। आर्टिफैक्ट्स वर्ड से मुझे याद आया क्योंकि ये कोट आ चुका है एक बार, तो आर्टिफैक्ट वर्ड रखे तो बेनेडिक्ट एंडरसन का। एक ये डीप हॉरिजॉन्टल कॉमरेडशिप है रिगार्डलेस ऑफ एक्चुअल इनक्वालिटीज विद इन अ नेशन। तो बोलते हैं कि इमेजिन कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता है ना? नहीं पता तो मेरी प्लेलिस्ट है नेशन एंड नेशनलिज्म, देख लेना भाई जाके, दोबारा नहीं समझा सकती। और कॉमरेडशिप का मतलब होता है यूनिटी, भाईचारा, सब कुछ। ठीक है, नॉट अ फेस टू फेस कम्युनिटी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा लेक्चर हो गया यार, खत्म भी करना है। द स्पेक्टर्स ऑफ कंपैरिजन एंड अंडर थ्री फ्लैग्स, तो ये तीन बुकें हैं एंडरसन की, स्पेक्टर्स ऑफ कंपैरिजन। तो वो बोलते हैं कि देखो इमेजिन करो कि आपके पास तीन फ्लैग है, ये कहानी है, सुन लो अब अच्छे से। इमेजिन कम्युनिटी सबको याद होगा, अब बाकी दो बुक कैसे याद रखें? इमेजिन करो तीन फ्लैग, एक दो तीन, ठीक है। अब आपको कंपेयर करना है ए बी सी, ये तीन फ्लैग है ए बी सी, और आपको कंपेयर करना है। अब कंपेयर किया और आपने एक फ्लैग चुन दिया, चलो भाई मैं ये वाला फ्लैग, बी वाला फ्लैग मेरा इंडिया का फ्लैग होगा। तो ऐसे तीनों बुक याद हो गई, आपने इमेजिन किया तीन फ्लैग्स को, और तीन फ्लैग में को आपने कंपेयर किया और फिर एक चूज किया। द स्पेक्टर्स ऑफ कंपैरिजन अंडर थ्री फ्लैग्स, इमेजिन कम्युनिटीज, बेनेडिक्ट एंडरसन। मोरल रिलेटिविज्म, मोरल रिलेटिविज्म का मतलब है जो मेरे लिए सही है वो हो सकता है तेरे लिए गलत हो, बस इतनी सी बात। जो इस कॉन्टेक्स्ट में मोरल है जरूरी नहीं है कि वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी मोरल हो। किसी ने चोरी करी है, ए पर्सन ने, वो इसलिए चोरी करी कि उसकी माँ बहुत बीमार थी, उसको दवाइयाँ लेनी थी। किसी दूसरे पर्सन ने चोरी इसलिए करी क्योंकि उसको भाई दारू लेनी थी। तो मोरालिटी तो दोनों में अलग अलग है ना। फिर अतुल्ला सॉरी कोमानी, अतुल्ला कोमानी जो है वो इस्लामिक रेवोल्यूशन के थिंकर है, इनकी शक्ल देखो भाई बहुत डरावनी है, सॉरी। गिफ्ट ऑफ अल्लाह इनकी इसका नाम था अयतुल्ला का, एंड सुप्रीम लीडर है फर्स्ट इस्लामिक स्टेट। तो इनका ये क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड का पहला इस्लामिक स्टेट किसने स्टैब्लिश किया, किस लीडर ने? तो खोमानी थे, जो खो गए थे बेचारे, खो गए और उन्होंने इस्लामिक स्टेट स्टैब्लिश किया। वो ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर के बीच में क्लियर डिवीजन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पता है क्यों? देखो इसमें लिखा है ऑप्रेस्ड कौन है? ऑप्रेस्ड है जो पुअर और एक्सक्लूडेड ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। कौन है ऑप्रेस्ड? ऑप्रेस्ड मतलब जिनको दबाया जा रहा है। किसको दबाया जा रहा है? जो बेचारे गरीब देश है, डेवलपिंग देश है, उनको दबाया जा रहा है। ऑपरेसर, ऑपरेसर कौन है? ये बोलते हैं दो शैतान है भाई। दो शैतान किसने बोला? यूएसए और सोवियत यूनियन। कैसे दो शैतान है? क्योंकि एक शैतान है वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा शैतान जो है सोवियत यूनियन, वो कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहा है। शैतान मतलब वो छोटे बच्चे शैतान होते हैं, वैसे वाला शैतान नहीं, जैसे इनके बोलते हैं ना सैटन, वो वाला शैतान।
वैसा। सो ये आ सकता है भाई, क्योंकि थोड़ा यूनिक है। ट्विन सैटर्न्स किसने बोला है, किसको बोला है? तो खोमानी ने ये दो सैटर्न बोले हैं, यूएस और रशिया, जो बाकी डेवलपिंग वर्ल्ड को पुअर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। फ्रांस फैनॉन, ब्लैक स्किन वाइट मास्क, और टुवर्ड्स अफ्रीकन रेवोल्यूशन, और रेच ऑफ द अर्थ, है ना? ये तीनों बुक्स इनकी आपने पढ़ा होगा। ये ल्यूकेमिया से मर गए थे, और इन ये साइकोलॉजिस्ट भी थे, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में पार्ट लिया था। अफ्रीकन थिंकर, ये भी अफ्रीकन नेशनलिज्म के लिए बात करते हैं, और ये बोलते हैं कि साइकोलॉजिकल डैमेज होता है बेचारों को, ब्लैक पीपल को, वाइट लोगों की वजह से, कि जो वाइट लोग उनको प्रताड़ना फील कराते हैं ना, जो अपने वाइट लोग हम ब्लैक्स को इंफीरियर फील कराते हैं कि भाई तुम तो काले हो, ये हो। तो ब्लैक्स क्या करने लगे थे ना, ब्लैक्स कोशिश करने लग गए थे वाइट की तरह बनने की, कि वो वाइट के जैसे खाना पीना करने लग गए, उनकी तरह कपड़े पहनने लग गए, उनकी तरह जीन्स लेने लग गए, ताकि उनको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो, वो भी सुपीरियर बन सके। तो वो अपने आप को एक टाइम ऐसा आया था, वो खुद को ही नीचा दिखा रहे हैं, बताओ। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी उन्होंने नोट की थी ऐसी। और एग्जिस्टेंशियलिज्म ऑफ जीन पॉल सार्त्रे, इससे वो इंस्पायर थे। तो जीन पॉल सार्त्रे भी हमारे फेमस फेमस तो नहीं बोलूंगी, मतलब हाँ, ये आईआर के थिंकर हैं, और ये आपको कहीं ना कहीं पेपर में देखने को मिल जाता है इनका नाम। तो इनका जो फेमस आइडिया था वो था एग्जिस्टेंशियलिज्म का, और इसी आइडिया से इन्फ्लुएंस होकर फ्रांस फैनॉन ने अपने आइडियाज दिए थे। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है, यहाँ पे ब्लू से लिख दिया है मैंने, कि जब एक्सटेंशियल फिलोसफर्स वो होते हैं जो क्वेश्चंस एक्सप्लोर करते हैं रिलेटेड टू द मीनिंग, पर्पस एंड वैल्यू ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ह्यूमन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी काम, कोई भी पर्पस, ठीक है, वो इसमें आता है। जैसे कि एक्सटेंशियल क्राइसिस में हो गया हमारे एंजाइटी, ठीक है, ऑब्जर्व वर्ल्ड, फ्री विल, ऑथेंटिसिटी, करेज, वर्च्यू, मतलब जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो एक्सटेंशियलिज्म, ठीक है। और in arguing that only total revolution and absolute violence can help black or colonized people liberate themselves। अब ये क्वेश्चन आ भी चुका है एक ऐसा स्टेटमेंट वाला, कि क्या जो फ्रांस फैनॉन थे वो वायलेंस को सपोर्ट करते थे, कि भाई अगर तुम्हें वायलेंस करना पड़े तो तुम करो, पर अपनी आज़ादी लो, ब्लैक्स को जो आज़ादी मिलनी चाहिए, वो कॉलोनी बनाया जा रहा है ब्लैक को, वो करो। तो यस, टोटल रेवोल्यूशन में मानते थे, एब्सोल्यूट वायलेंस में वो मानते थे, कि इन दोनों की मदद से अगर हम टोटल रेवोल्यूशन कर दे, एब्सोल्यूट वायलेंस ले आए, तभी ब्लैक्स जो है, कॉलोनाइज जो पीपल है, वो अपने आप को लिबरेट कर सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं, किससे? सोशल और साइकोलॉजिकल स्कार्स ऑफ इंपीरियलिज्म से आज़ाद हो सकते हैं। बाकी अगर ये आ जाए कभी अल्जेरियन नेशनल आर्मी ऑफ लिबरेशन, तो ये किससे रिलेटेड है? ये भी फ्रांस फैनॉन से रिलेटेड है। ये ऐसी नेशनल आर्मी ऑफ लिबरेशन जो थी ना अल्जेरियन, इन्होंने इसका जो किया था, फ्रांस फैनॉन का जो आखिरी जो क्या बोलते हैं, राइट्स क्या बोलते हैं उसको, राइट्स RITES वाला, कि मरने के बाद जितनी भी प्रक्रियाएं होती है वो इसने की थी, अल्जीरियन नेशनल आर्मी ऑफ लिबरेशन ने, इसके आखिरी जितने भी, मतलब सुख शांति के लिए जो भी, ठीक है। मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है, भूल गई। अभी हो गए हमारे 22 पेज हो गए, यहाँ पे कुछ है नहीं। सैयद कुतुब, ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज मैंने बहुत ज़्यादा मजाक मस्ती कर दी आपके साथ, पर आई होप आपको पसंद आया होगा। बाय बाय।